हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1101। बेशक साहिल सिस्टम को 9 टर्निंग स्टार आयन को ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड में बदलने देने के लिए बहुत खुश था। हालांकि ये सही समय नहीं था। उसे आयरन खरीदने के बाद ही फैसला करना चाहिए था। 9 टर्निंग स्टार आयन और लाविश पॉइंट्स की तुलना करने के बाद साहिल ने महसूस किया कि लाविश पॉइंट्स अधिक महत्वपूर्ण थे। भले ही 9 टर्निंग स्टार आयन कीमती था, लेकिन ये सिर्फ एक आइटम था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लाविश पॉइंट्स का उपयोग कर सकता था। दोनों के बीच साहिल दूसरे को चुनने में संकोच नहीं करेगा। सिस्टम बंद करने के बाद साहिल ने अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपको ये 9 मेरा मतलब है, ये पत्थर कहाँ से मिला? साहिल की बातों ने ऑरेन को भी होश में ला दिया। मास्टर साहिल, मेरा नाम ऑरेन अंडरवुड है। आपको मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑरेन बुलाएं। जब मेरा बाउंटी हंटर समूह खोज पर गया था तो हमें ये पत्थर एक विदेशी ग्रह पर मिला था। वह ग्रह बहुत खतरनाक था। इस पत्थर को वापस लाने के लिए हमने अपने 90% साथियों को खो दिया, और रेन ने धीमी आवाज में कहा। वह यात्रा हमेशा के लिए उसका दुखद हिस्सा बन जाएगी। उसके भाई, जिनके साथ वह खाता पीता था, सभी वहां मर गए थे। जब भी वह उस बेवकूफ पत्थर को देखता और रेन को अपने मृत भाइयों की याद आती, वह इसे कई बार फेंकना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। ये बेवकूफ पत्थर उसके मृत भाइयों के परिवारों को मुआवजा देने का एकमात्र मौका था। मुझे खेद है कि मैंने आपको आपकी दुखद यादें याद दिलाईं। क्या आप अभी भी इस ग्रह को ढूंढ सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो मुझे आशा है कि आप मुझे वहां ले जा सकते हैं। मैं आपको मुआवजा दे सकता हूं, साहिल ने पूछा। ब्रह्मांड में 9 टर्निंग स्टार आयन एक बहुत ही कीमती आइटम था, इसलिए निश्चित रूप से उनमें से अधिक होना बेहतर होगा। अगर साहिल स्रोत ढूंढ पाता तो वह वहां जाकर और तलाश करना चाहता था। यदि ग्रह पर कोई जीवित प्राणी नहीं होता तो वह ये देखने के लिए ग्रह को नष्ट करने में भी गुरेज नहीं करता कि क्या वहां और अधिक 9 टर्निंग स्टार आयन्स थे। मुझे खेद है, मास्टर साहिल। मुझे डर है कि हम इसे अब और नहीं ढूंढ पाएंगे। वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कभी खोजा नहीं गया है, और जब हम वहां थे तो वह ग्रह लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब जब 1 साल बीत गया है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया है, और एन ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? क्या आपने इसे पहले दूसरों को दिखाया है? क्या किसी और ने इसके लिए कोई कीमत नहीं लगाई? साहिल ने पूछना जारी रखा। साहिल निराश नहीं था कि वह स्रोत की पहचान नहीं कर सका। इस आयरन को ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड में बदलना ही काफी था। साहिल के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात लाविश पॉइंट्स की मात्रा थी जो वह इस बार प्राप्त कर सकता था। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैंने इसे बहुत से लोगों को दिखाया लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है। मुझे लगता है कि यह एक दुर्लभ अयस्क है। आखिरकार ये बहुत कठोर है। मैंने बहुत सारी तकनीकों की कोशिश की लेकिन मैं अभी भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ लोग इसे शोध के लिए खरीदना चाहते थे लेकिन उनकी कीमत बहुत कम थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बेचा। मास्टर साहिल, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आखिरकार इस बेवकूफ़ पत्थर के लिए मेरे 100 से अधिक साथी मारे गए। मुझे कम से कम ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि मेरे भाई बिना किसी चिंता के मरें। साहिल का उत्तर सुनने के बाद ऑरेन ने उम्मीद से पूछा। जब साहिल ने ये सुना तो उसने मन ही मन सोचा, वाकई कोई नहीं जानता कि यह क्या है। जहां तक ऑरेन के ये कहने का सवाल है कि वह चाहे कुछ भी कर ले इसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, ये स्पष्ट था। सिस्टम ने कहा कि इस स्तर की सभ्यता में कोई भी इस 9 टर्निंग स्टार आयन को पिघला नहीं सकता। साहिल की तो बात ही छोड़िए, यह एक बहुत ही अनमोल खजाना था। ऑरेन पार्शल कॉस्मोस रैंक पर केवल एक बाउंटी हंटर था, इसलिए निश्चित रूप से वह 9 टर्निंग स्टार आयन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ऑरेन, सच कहूं तो मैं जानता हूं कि यह क्या है। हालांकि मेरे बताने के बाद भी आप इसे वापस नहीं ले सकते। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको मुआवजा देने के लिए पर्याप्त भुगतान करूंगा। आप क्या सोचते हैं? अध्याय 1102। बिल्कुल मास्टर साहिल, चूंकि मैं इसे यहाँ लाया हूँ इसलिए मेरा इसे वापस ले जाने का कोई इरादा नहीं है, ऑरेन ने जल्दी से उत्तर दिया। बहुत अच्छे, हाँ ऑरेन, अब आप मेरे मित्र हैं। अब से यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो या किसी समस्या का सामना करना पड़े तो आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको मुझसे विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सही हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी मिल्की वे में कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, साहिल ने ठहाका लगाते हुए कहा। वह रोमांचित था। इस बार न केवल वह 9 टर्निंग स्टार आयन जैसी कीमती चीज़ प्राप्त कर सकता था, बल्कि वह 8 ट्रिलियन खर्च कर सकता था और 80,000 लाविश पॉइंट्स कमा सकता था। वह तुरंत मिल्की वे की कांच की छत को तोड़ने के लिए अपनी युद्ध शक्ति को अपग्रेड कर सकता था। वह एक तीर से 2 शिकार कर रहा था।
धन्यवाद मास्टर साहिल, ऑरेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। इस पल वह बहुत उत्साहित नहीं था। आखिरकार उसने अभी भी सोचा कि साहिल को पुरुष पसंद थे और वह भविष्य में ऑरेन के करीब आने के लिए ऐसा कह रहा था। ऑरेन साहिल को यह मौका नहीं देना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था, इस सौदे के बाद वह साहिल से मिलने दोबारा कभी नहीं आएगा। ऑरेन को अभी भी अंदाजा नहीं था कि साहिल के वादे का क्या मतलब है। एक बार यह सौदा हो जाने के बाद साहिल 8 ट्रिलियन खर्च करेगा और 80,000 लाविश पॉइंट्स प्राप्त करेगा। फिर वह अपनी ताकत को पार्शल इटर्नल रेल्म तक बढ़ा लेगा। ये मिल्की वे में शीर्ष युद्ध शक्ति होगी और साहिल एम्परर निम्बस के समान स्तर पर होगा। बिना किसी अतिशयोक्ति के सम्राट के समान युद्ध शक्ति वाले किसी व्यक्ति के वादे के साथ कोई भी मिल्की वे में कुछ भी कर सकता था जो वह चाहता था। कम से कम कोई भी उसे खुलेआम परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि एम्परर निम्बस भी सावधानीपूर्वक विचार किए बिना ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। साहिल मिल्की वे एम्पायर के शाही परिवार से भी अधिक शक्तिशाली होगा। अभी ऑरेन साहिल को फिर कभी न देखने के बारे में सोच रहा था। बेशक उसे सच्चाई का पता नहीं था। यदि होता तो एक मूर्ख भी वैसा नहीं सोचता। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आप बहुत विनम्र हैं ऑरेन। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने मेरी एक बड़ी समस्या हल करने में मदद की है। आप मेरे रक्षक हैं। साहिल ने शिष्टता से ऑरेन की ओर देखा। उसकी आंखें मुस्कान से भरी थीं। ऑरेन साहिल की निगाहें बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया और पूछा, मास्टर साहिल, ये बेवकूफ़ पत्थर क्या है? इस बेवकूफ़ पत्थर को 9 टर्निंग स्टार आयन कहा जाता है, साहिल ने उत्तर दिया। 9 टर्निंग स्टार आयन, वह क्या है? इसके क्या उपयोग हैं? मैं इसे कैसे कहूँ? इसे सरल शब्दों में कहें तो यह एक बहुत ही कीमती धातु है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। यदि आप इस आयरन को अपने हथियार में शामिल करते हैं तो आप अपने हथियार के लिए हमले और रक्षा को बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही। ऑरेन सोच रहा था कि यह कितना शक्तिशाली है। दिन के अंत में यह केवल एक पूरक उपकरण था। ऑरेन समझ नहीं सका कि 9 टर्निंग स्टार आयन कितना कीमती था। उसके ज्ञान और अनुभव ने दिखाया कि वह कितना अज्ञानी था। हालांकि ये सामान्य था। आखिरकार मिल्की वे में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि यह क्या था। यदि सिस्टम नहीं होता तो साहिल भी यही सोचता कि यह सिर्फ एक बेवकूफ़ कठोर पत्थर का टुकड़ा है। अध्याय 1103। मैं समझ गया मास्टर साहिल। चूंकि आपने कहा कि यह बेवकूफ़ पत्थर एक बहुत ही कीमती धातु है, मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे कितना भुगतान करने की योजना बना रहे हैं। ऑरेन ने आखिरकार वह सवाल पूछा जिसकी उसे अधिक चिंता थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। यदि नहीं होता तो वह यहाँ नहीं रुकता। 1 साल पहले मौत के मुंह से वापस आने के बाद ऑरेन ने अपने मृत साथियों के परिवारों से वादा किया था कि वह उन्हें मुआवजा देगा ताकि उन्हें बुनियादी ज़रूरतें प्रदान की जा सकें। उसका मानना था कि तब वह इस बेवकूफ़ पत्थर से ऊंची कीमत पा सकता था। हालांकि 1 साल बीत गया और पत्थर अभी भी उसके पास था। उसका वादा भी बहुत दूर लग रहा था। जब उसके साथी का बच्चा बीमार पड़ा तो वह बहुत असहाय था। कभी कभी बिना पैसे का आदमी बिल्कुल भी आदमी नहीं होता। साहिल ने ऑरेन को 8 उंगलियां दिखाईं। हालांकि उसने सही कीमत नहीं बताई। उसे चिंता थी कि वह ऑरेन को डरा देगा, इसलिए उसने पहले ऑरेन को मानसिक रूप से तैयार करने का फैसला किया। 8 मिलियन? ऑरेन ने निराशा में पूछा। सच कहूं तो 8 मिलियन बहुत कम नहीं था। इससे पहले किसी ने भी उसे 1 मिलियन से अधिक का प्रस्ताव नहीं दिया था। हालांकि ऑरेन के लिए यह पर्याप्त नहीं था। 100 से अधिक साथी मारे गए और इस चीज़ की कीमत इतनी कम थी। यदि वह अपना वादा पूरा करना चाहता था तो उसे इस कीमत का कम से कम 10 गुना चाहिए था। हालांकि चूंकि वह पत्थर ले आया था और साहिल से वादा किया था कि वह इसे वापस नहीं ले जाएगा, इसलिए उसे इसे ले लेना चाहिए था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह भविष्य में अपने वादे के लिए दूसरी योजना लेकर आएगा। जब तक वह जीवित रहेगा वह इसे नहीं भूलेगा। ऑरेन ने अपने दिल में इस कीमत को स्वीकार कर लिया था। हालांकि साहिल ने अपना सिर हिलाया, जिससे ऑरेन को संकेत मिला कि वह गलत था। ऑरेन दंग रह गया। 8 मिलियन नहीं, 800,000 तो नहीं हो सकता। आखिरकार साहिल ने कहा कि यह बहुत कीमती है। 9 टर्निंग स्टार आयन, अकेले नाम ही बहुत प्रभावशाली लगता है। हालांकि साहिल जैसा बड़ा व्यक्ति 800,000 मूल्य की किसी चीज़ में कैसे दिलचस्पी लेगा? ऐसा लग रहा है जैसे उसे चिंता है कि अगर वह मुझे कीमत बताएगा तो मैं उसे इसे नहीं बेचूंगा। क्या यह 80 मिलियन हो सकता है? ऑरेन खुशी से भर गया। मैं इस बार यहाँ आकर सही था। साहिल जानता है कि वह क्या कर रहा है। 80 मिलियन? ऑरेन ने सावधानी से पूछा। साहिल ने फिर अपना सिर हिलाया। ऑरेन उलझन में था। यह 8 मिलियन या 80 मिलियन नहीं है, लेकिन यह एक संख्या है जो 8 से शुरू होती है। क्या ये हो सकता है? ऑरेन की आंखें अचानक फैल गईं और वह हकलाते हुए बोला, मास्टर साहिल, क्या यह 800 मिलियन है?
साहिल ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। ऑरेन इस बार पूरी तरह से चकित था। उसने वे सभी संख्याएं कह दी थीं जो वह कह सकता था। यदि वह ऊपर जाता तो वह 8 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स होता, जो असंभव था। यदि वह नीचे जाता तो 800,000 ऐसी संख्या नहीं लगती जो साहिल के अनुकूल हो। मास्टर साहिल, मेरे साथ खेलना बंद करें। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं, ऑरेन ने कहा। अध्याय 1104। ऑरेन, मैं आपको बताऊंगा। आपको बैठना होगा और बेहतर होगा कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें ताकि आप चौंके नहीं। साहिल ने इसके बारे में सोचा और कहा। वह जानता था कि अगर उसने ऑरेन को नहीं बताया तो ऑरेन अपने इस जीवन में कभी भी 8 ट्रिलियन का अनुमान नहीं लगा पाता। चिंता न करें मास्टर साहिल, मैं इतने सालों से बाउंटी हंटर रहा हूं और मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। मैं तो एक बार मौत के कगार पर भी था। पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने मृत साथियों के परिवारों की उपेक्षा नहीं कर सकता। मैं किसी भी चीज के साथ ठीक हूं जब तक मैं उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकूं। जब साहिल ने ये सुना तो वह प्रभावित हुआ। इस भौतिकवादी दुनिया में ऐसे लोगों का होना बहुत दुर्लभ था जो रिश्तों को इतना महत्व देते हों। ठीक है ऑरेन, ध्यान से सुनो। ये 9 टर्निंग स्टार आयन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत कीमती है। मैं इसे आपसे 8 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स में खरीदने के लिए तैयार हूं। साहिल ने ऑरेन को संख्या बताई। उसके शब्द गहरे पानी में एक बम की तरह थे जब वे ऑरेन के दिल में दाखिल हुए। तुरंत ऑरेन के अंदर विशाल लहरें बनने लगीं। ऑरेन को सिर हल्का महसूस हुआ और वह लंबे समय तक खुद को शांत नहीं कर सका। 8 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स, ये कितना होता है? ऑरेन ने कभी इस राशि के बारे में नहीं सुना था, देखना तो दूर की बात है। साहिल कौन है? वह इस बेवकूफ़ पत्थर को 8 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स में खरीदना चाहता है। इस बात को छोड़ दें कि क्या ये पत्थर इतना मूल्यवान है, क्या उसके पास इतना पैसा भी है। यह 80,000 नहीं है, 800 मिलियन नहीं है, बल्कि 8 ट्रिलियन है। मुझे लगता है कि मिल्की वे में केवल सबसे बड़े वाणिज्य मंडल ही इतना पैसा निकाल सकते हैं। मास्टर साहिल, क्या आप निश्चित हैं कि आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? ऑरेन ने सदमे में पूछा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसकी कीमत वाकई 8 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स है। क्या आप इस राशि से खुश हैं? साहिल ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। मैं ही इतना पैसा नहीं ले सकता। आपको मुझे केवल 1 बिलियन नहीं, 100 मिलियन गैलेक्सी डॉलर्स देने की ज़रूरत है। ऑरेन हकलाते हुए बोला। नहीं, मुझे आपको उसी के अनुसार भुगतान करना चाहिए। मैं कभी दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाता। 9 टर्निंग स्टार आयन प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन है। इसे बनने के लिए 9 तारों के टकराव की आवश्यकता होती है और आपको इतना बड़ा एक मिला है। इसलिए मैं आपको एक पैसा भी कम नहीं दूंगा, साहिल ने धर्मपरायणता से कहा। यदि कोई और होता तो वे सबसे अच्छा सौदा पाने के लिए कम से कम पैसे का उपयोग करना चाहते। हालांकि साहिल वैसा नहीं था। वह पैसा खर्च करना चाहता था। उसे लैविश पॉइंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आखिरकार उसे इतना मूल्यवान 9 टर्निंग स्टार आयन मिल गया था, इसलिए वह इसे जाने नहीं देगा। वह 80,000 लैविश पॉइंट्स होंगे। यदि उसने इसे प्राप्त कर लिया तो उसके पास तुरंत मिल्की वे में सर्वोच्च युद्ध शक्ति होगी। यदि वह एम्परर निम्बस से भी मिलता तो भी वह डरेगा नहीं। मास्टर साहिल, मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको इसके बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। इसे पाने के लिए आपके बहुत से साथियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो क्या हुआ अगर मैं इसके लिए मोटी रकम चुकाता हूँ? मैं इसका उपयोग आपके साथियों की जान वापस पाने के लिए नहीं कर सकता। मैं इसके लिए अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मुझे आपको उसी के अनुसार भुगतान करना चाहिए। ये पैसा लें और अपने मृत साथियों के परिवारों को मुआवजा दें। साहिल का भाषण बहुत अच्छा था। कोई भी पैसा ऑरेन के मृत साथियों की जान वापस नहीं ला सकता था। ऑरेन भावुक हो गया। यदि कोई और होता तो वे ऑरेन को पत्थर के बारे में सच नहीं बताते और वे निश्चित रूप से कीमत कम करने के लिए हर तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते। साहिल अकेला था जो उसे ईमानदारी से बताएगा। अगर मैं एक महिला होता तो मैं मास्टर साहिल को अपने शरीर के साथ कर्ज चुकाता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें महिलाएं पसंद हैं। अफसोस कि मैं एक सामान्य आदमी हूँ, वरना। ऑरेन खड़ा हुआ और झुककर साहिल को गहराई से नमन करने से पहले अपने हाथ जोड़े। उसने कहा, मास्टर साहिल, आपका चरित्र नेक है और अखंडता निर्विवाद है और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। यह नमन मेरे मृत साथियों की ओर से है। आपकी उपस्थिति ने उनकी मृत्यु को अधिक सार्थक बना दिया और उनके जीवित परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाया। ऐसा कहने के बाद ऑरेन फिर से साहिल के सामने झुका और आगे कहा, यह मेरी तरफ से है। यदि आप नहीं होते तो शायद मैं अपने जीवन में अपने मृत साथियों से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाता। मैं हमेशा पछतावे में जीता। धन्यवाद मास्टर साहिल, धन्यवाद।
इस क्षण मौत से बाल बाल बचे इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। अध्याय 1105। साहिल ने ऑरेन के नमन स्वीकार कर लिए। वह जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो ऑरेन सहज महसूस नहीं करेगा। ऑरेन, कृपया ऐसा न कहें। मैंने केवल वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये पत्थर वास्तव में मेरे लिए बहुत उपयोगी है। यदि आपकी कोई अन्य राय नहीं है तो चलिए अब सौदा शुरू करते हैं। साहिल अभी भी अपने 80,000 लाविश पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था। आगे की परेशानी से बचने के लिए उसे अभी सौदा कर लेना चाहिए। उसे अभी लाविश पॉइंट्स प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं, ऑरेन ने जल्दी से कहा। हालांकि मेरी एक छोटी सी विनती है, साहिल ने अचानक कहा। कृपया मुझे बताएं, मास्टर साहिल। मुझे आशा है कि आप इस सौदे को गुप्त रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं अकेला नहीं हूं जो 9 टर्निंग स्टार आयन चाहता है। इसके अलावा 8 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स बहुत सारा पैसा है। यदि दूसरों को इसके बारे में पता चलता है तो आप अपनी ताकत से इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? साहिल ने सोचा कि यदि यह मामला लीक हो गया तो उसे बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वह जल्द ही मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। हालांकि साहिल बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। भले ही मिल्की वे में कोई भी उसे डरा नहीं सकता था, लेकिन मिल्की वे के बाहर का क्या? उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि वह अधिक समय तक जीवित रह सके। मैं सहमत हूँ, मास्टर साहिल। आप सही कह रहे हैं। मुझे इसे गुप्त रखना चाहिए और इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। चिंता न करें, ऑरेन ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। यह उसकी सुरक्षा के बारे में था। वह निश्चित रूप से इस रहस्य को बनाए रखेगा और इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। चलो अब शुरू करते हैं, साहिल ने कहा। दोनों ने संपर्क जानकारी साझा की। फिर साहिल ने ऑरेन के व्यक्तिगत खाते में पैसा स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। आमतौर पर किसी व्यक्तिगत खाते में इतनी बड़ी राशि स्थानांतरित होने पर मिल्की वे एम्पायर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को अलर्ट मिल जाता, लेकिन साहिल के पास सिस्टम की मदद थी। इसलिए मिल्की वे एम्पायर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को इसका पता नहीं चलेगा। आखिरकार सिस्टम एक गॉड टियर सिविलाइजेशन का अवशेष था। एक स्तर 3 की सभ्यता इसके अप्रत्याशित कवरअप्स का पता नहीं लगा पाएगी। स्थानांतरण होने के बाद भी ऑरेन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। जब उसने अपने खाते में 13 अंकों को देखा तो अंततः उसे इसका एहसास हुआ। सौदे के बाद साहिल ने ऑरेन को रुकने के लिए नहीं कहा। वह सिस्टम में बदलाव देखने की जल्दी में था। चूंकि उसके पास पहले से ही लाविश पॉइंट्स थे, इसलिए उसे खुद को अपग्रेड करने पर उन्हें खर्च करना चाहिए। ऑरेन भी नहीं रुका। वह भी अपने मृत साथी के बच्चे को बचाने की जल्दी में था। वे अपनी जान बचाने के लिए पैसे का इंतजार कर रहे थे। साथ ही उसे इस विशाल राशि को अपने जीवित साथियों के साथ विभाजित करने की आवश्यकता थी। हालांकि उसने सब कुछ बाहर निकालने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार ये बहुत बड़ी राशि थी। उन्हें इस बारे में बताना अच्छी बात नहीं हो सकती है। साहिल ने मिया से उसके लिए एक शांत गुप्त कमरे की व्यवस्था करने को कहा। वह वहां रुकने वाला था और ब्रेक थ्रू करने के बाद ही बाहर निकलेगा। साहिल ब्लू स्टार पर कॉन्कॉर्ड परिवार के गुप्त कमरे के भीतर क्रॉस लेग बैठा था। जब उसने खुद को पुनर्गठित किया तो उसने सिस्टम पैनल खोला। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,991,437,565,542,324 गैलेक्सी डॉलर्स। बॉडी सेलेस्टियल लेवल 10 जोड़। माइंड सेलेस्टियल लेवल 10 जोड़। कॉम्बैट पार्शियल इन्फिनिटी रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच एंट्री लेवल जोड़। एयर क्रशिंग स्लैप एंट्री लेवल जोड़। ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक एंट्री लेवल जोड़। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट जोड़। लाविश पॉइंट्स 80,174। वास्तव में उसके लाविश पॉइंट्स बढ़कर 80,000 से ऊपर हो गए थे। साहिल इस संख्या को देखकर खुशी खुशी घूरने लगा। यह एक बड़ा सरप्राइज था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बार में इतने सारे लाविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है। उसने सोचा था कि उसे मिल्की वे में सबसे शक्तिशाली बनने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। हालांकि उसे रॉयल रीजन पहुंचे कितने दिन हुए थे। उसने इसे पहले ही हासिल कर लिया था। यह एक अप्रत्याशित सरप्राइज था। रॉयल रीजन आने के बाद यह अकेला उसका सबसे बड़ा लाभ था। साहिल ने बॉडी के पीछे जोड़ बटन पर क्लिक किया। एक पॉपअप विंडो दिखाई दी। होस्ट आई एम श्योर यू वांट टू अपग्रेड बॉडी। दिस अपग्रेड विल कॉस्ट 10,000 लाविश पॉइंट्स। अध्याय 1106। नीचे यस और नो के विकल्प थे। साहिल ने यस चुनने से पहले संकोच नहीं किया। 3 दिन बाद साहिल ने अपनी आंखें खोलीं। इस क्षण उसकी आंखें 2 ब्लैक होल की तरह लग रही थीं। जब कोई उनमें देखता तो उसे ऐसा महसूस होता कि वह उनमें खींचा चला जा रहा है।
उसका स्वभाव 3 दिन पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था। वह अपनी हर गतिविधि में एक आकर्षक करिश्मा बिखेर रहा था। साहिल ने अपना सिस्टम पैनल फिर से खोला। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,991,937,565,542,324 गैलेक्सी डॉलर्स। बॉडी इन्फिनिटी लेवल 10 जोड़। माइंड इन्फिनिटी लेवल 10 जोड़। कॉम्बैट पार्शल रूलर रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच एंट्री लेवल जोड़, एयर क्रशिंग स्लैप एंट्री लेवल जोड़, ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक एंट्री लेवल जोड़, स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट जोड़, लाविश पॉइंट्स 42,174। उसने 38,000 लाविश पॉइंट्स खर्च किए थे। उसकी बॉडी और माइंड इन्फिनिटी लेवल 10 पर आ गए थे और उसका कॉम्बैट पार्शल इटर्नल रूलर रैंक तक पहुंच गया था। साथ ही साहिल अगले दायरे के लिए अगला मानक भी देख सकता था, जैसा कि वह स्टार रेल्म और यूनिवर्स रेल्म के लिए देख सकता था। स्टार रेल्म के 3 स्तर थे, सैटेलाइट, प्लैनेट और स्टेलर। इस बीच 3 यूनिवर्स रेल्म स्तर भी थे, कॉस्मोस, सेलेस्टियल और इन्फिनिटी। इटर्नल रेल्म के लिए भी यही था, रूलर, इमॉर्टल और सॉवरन। साहिल को नहीं पता था कि और भी थे या नहीं, लेकिन अगर वह सही था तो होने चाहिए। हालांकि वह जानने के स्तर पर नहीं था, वह अंततः मिल्की वे के शिखर पर था। साहिल ने अपनी मुट्ठी भींची। क्या ये पार्शल इटर्नल रेल्म की शक्ति है? ये बहुत मजबूत है। साहिल ने महसूस किया कि यदि वह अभी छींकता है तो ब्लू स्टार उसे समाहित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उसके पास अभी 40,000 से थोड़े अधिक लाविश पॉइंट्स थे। यदि वह इटर्नल रेल्म तक पहुंचने के लिए फिर से ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो उसे 1 लाख लाविश पॉइंट्स लगेंगे। हालांकि साहिल अभी चिंतित नहीं था। वह अब मिल्की वे में सबसे मजबूत था, तो डरने की क्या बात थी। इसके बाद उसे वाणिज्य मंडलों को खरीदने से जुड़े मामलों को मिया को सौंप देना चाहिए। उसने उससे बिना किसी रोक टोक के ऐसा करने को कहा। वह किसी को भी रास्ते से हटा देगा जो उसे रोकने की हिम्मत करेगा। वह एम्परर निम्बस से नहीं डरता था, तो वह और किससे डरेगा। कुछ समय बाद उसे 1 लाख लाविश पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब समय आएगा तो एम्परर निम्बस भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। साहिल ने इसके बारे में सोचा। उसके पास अभी शेष 40,000 लाविश पॉइंट्स का कोई उपयोग नहीं था। उसे अपने कॉम्बैट स्किल्स और स्किल्स को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये उपयोगी थे। इसके बाद साहिल ने अपने 3 कॉम्बैट स्किल्स और एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन को पूर्णता तक अपग्रेड किया। उसे एंट्री लेवल से एक्सपर्ट तक अपग्रेड करने के लिए 100 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। फिर उसे उन्हें एक्सपर्ट से मास्टर तक अपग्रेड करने के लिए 200 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। अंत में उसे उन्हें मास्टर से परफेक्शन तक अपग्रेड करने के लिए 300 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। कुल 4 स्तर थे, 3 कॉम्बैट स्किल्स और 1 स्किल की लागत उसे 2300 लाविश पॉइंट्स पड़ी। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,991,437,565,142,324 गैलेक्सी डॉलर्स। बॉडी इन्फिनिटी लेवल 10 जोड़, माइंड इन्फिनिटी लेवल 10 जोड़, कॉम्बैट पार्शल रूलर रैंक, कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच परफेक्शन, एयर क्रशिंग स्लैप परफेक्शन, ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक परफेक्शन, स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन परफेक्शन। लाविश पॉइंट्स 39,874। अंत में उसके पास केवल 39,874 लाविश पॉइंट्स बचे थे। यदि वह 60,000 से थोड़े अधिक लाविश पॉइंट्स प्राप्त कर लेता है तो वह इटर्नल रेल्म में अपग्रेड करने में सक्षम होगा। वह भविष्य की ओर देख रहा था। हालांकि उसे सबसे पहले पृथ्वी के लिए खतरा टफन परिवार को खत्म करने की जरूरत थी। अध्याय 1107। साहिल ने अपनी कॉम्बैट स्किल और स्किल को अपग्रेड करने के बाद तुरंत गुप्त कमरा नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने 9 टर्निंग स्टार आयरन निकाला। साथ ही उसने आयरन को ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड में बदलने के लिए सिस्टम पैनल खोला। सिस्टम द्वारा आयरन की जांच करने के बाद एक पॉपअप विंडो दिखाई दी। This is a 9 turning star iron, which can be turned into any weapon. However, there's a limit to its size, so it can only be made into a knife, sword, dagger or any similar attack type weapon. If you need it, please enter the weapon you want. साहिल ने ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड दर्ज किया। सिस्टम पैनल पर एक बार फिर एक विंडो दिखाई दी। होस्ट, I assure you want to turn this 9 turning star iron into an evil splitting sword. This will cost 10,000 lavish points. नीचे 2 विकल्प थे, yes और no। धिक्कार है। जब साहिल ने ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड बनाने के लिए आवश्यक राशि देखी तो उसके मुंह से निकल गया। क्या ये सिर्फ एक बेवकूफ़ तलवार नहीं है? क्या आपको इसके लिए 10,000 लाविश पॉइंट्स चाहिए? क्यों ना आप मुझे लूट ही लें। हालांकि साहिल चिल्लाने के बाद भी लाविश पॉइंट्स खर्च करेगा।
अभी साहिल का कॉम्बैट लेवल पार्शियल इटर्नल रेल्म तक पहुंच गया था, जो मिल्की वे में सबसे मजबूत था। यदि वह कम समय में फिर से ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो यह चुनौतीपूर्ण होगा। इस वजह से वह अपनी ताकत बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड और ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक एक पैकेज थे, इसलिए यदि वह उनका एक साथ उपयोग करता है तो वह अधिक शक्तिशाली होगा। ये सिर्फ 10,000 लाविश पॉइंट्स है। मेरे पास लगभग 40,000 हैं। मैं इसे वहन कर सकता हूँ। फिर उसने यस चुना। एक दिन बाद साहिल एक लंबी गहरे लाल रंग की तलवार लेकर गुप्त कमरे से बाहर निकला। फिर उसने कॉनकॉर्ड परिवार के सदस्यों से उसे लकड़ी का म्यान बनाने में मदद करने के लिए कहा ताकि वह तलवार को उसके अंदर रख सके और उसे अपनी पीठ पर ले जा सके। अब से तलवार साहिल की युद्ध साथी होगी। सिस्टम के परिचय के अनुसार तलवार दुनिया की हर चीज को काट सकती थी। एक मिल्की वे बैटलशिप या गैलेक्सी वॉरशिप साहिल की तलवार को नहीं संभाल सकता था। साहिल तैयार था। इसके बाद वह टफन परिवार की देखभाल करेगा, जो पृथ्वी के लिए छिपा हुआ खतरा था। फिर वह अपना वादा पूरा करेगा और प्लैनेट रॉयल में एस्ट्रड से मिलने जाएगा। जब वह वहां होगा तो वह एम्परर निम्बस से मिलेगा। यह मुख्य रूप से ये देखने के लिए था कि एम्परर निम्बस कितने मजबूत थे। साहिल उन्हें हराने का सपना नहीं देख रहा था। वह केवल ये पुष्टि करना चाहता था कि एम्परर निम्बस के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। निम्बस मिल्की वे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनकी युद्ध शक्ति आसमान छू रही थी। यदि वे बराबरी पर होते तो साहिल पृथ्वी पर वापस जा सकता था और वह जीवन जी सकता था जो वह चाहता था। यदि सीलिया और अन्य लोग बाहर आने के लिए तैयार होते तो वह उन्हें देखने के लिए बाहर लाता और यात्रा को एक छुट्टी के रूप में मानता। भले ही उसने अभी अभी पृथ्वी छोड़ी थी और लगातार महिलाओं के संपर्क में रहता था, फिर भी साहिल बुरी तरह से पृथ्वी पर लौटना चाहता था। आखिरकार पृथ्वी उसका घर थी और उसका परिवार और दोस्त सभी वहां थे। व्यक्ति को अपने गृहनगर महिमा के साथ लौटना चाहिए, यदि नहीं तो यह अर्थहीन होगा। अभी साहिल मिल्की वे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जिसका अनगिनत लोग सपना देखते थे। वह पृथ्वी पर सीलिया और अन्य लोगों को इसके बारे में बताने के लिए बेताब था। बाहर आने और मिया और एस्ट्रड 4 परियों में से 2 से मिलने के बाद भी उसके दिल में अभी भी केवल सीलिया और अन्य थे, भले ही वे दोनों परियों से तुलना नहीं कर सकते थे। अध्याय 1108। साहिल मिया और एस्ट्रड को केवल अपने दोस्त के रूप में देखता था। यदि उसके पास विकल्प होता तो वह 2 परियों के साथ प्रेमपूर्ण रहने के बजाय सीलिया और अन्य लोगों के साथ रहने के लिए पृथ्वी पर लौटने में संकोच नहीं करता। जहां तक मिया और कॉनकॉर्ड परिवार का सवाल है, साहिल अभी भी उन्हें मिल्की वे में अपना प्रवक्ता बनाएगा और उसके लिए वाणिज्य मंडल खरीदना जारी रखेगा। भले ही साहिल अभी मिल्की वे में जो चाहे कर सकता था और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वह बहुत निश्चिंत नहीं हो सकता था। साथ ही साहिल को एक आभास था कि राजकुमारी एस्ट्रड के अपहरण और संग्रिल सिनर्स के 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के साथ काम करने का मामला इतनी आसानी और जल्दी खत्म नहीं होगा। एक विशाल शक्ति जो सदियों से गायब थी अचानक फिर से दिखाई दी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी तैयारी की होगी। जल्द ही मिल्की वे में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता था कि क्या निम्बस इसे संभाल सकते हैं। इस वजह से अधिक शक्ति होने के कोई नुकसान नहीं थे। साहिल किसी को उकसाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उसने एस्ट्रड को बचाया था और कुछ संग्रिल सिनर्स को मार डाला था, इसलिए उनके बीच पहले से ही रंजिश थी। वह इसके बारे में लापरवाह नहीं हो सकता था और उसे यह याद रखना था। ब्लू स्टार छोड़ने से पहले साहिल मिया के पास गया और उसे बताया कि वह क्या सोच रहा है। क्या आप ब्लू स्टार छोड़ रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप यहाँ कुछ समय तक रुकेंगे? आप जाने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? मिया ने जल्दी से पूछा। मेरे पास तत्काल देखभाल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे जाना होगा, साहिल ने उत्तर दिया। क्या आप फिर कभी वापस आएंगे? मिया ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं जल्द ही ब्लू स्टार न आऊं। इसके पूरा होने के बाद मैं घर जाने की योजना बना रहा हूं, साहिल ने ईमानदारी से उत्तर दिया। वह मिया से झूठ नहीं बोलना चाहता था। टफन परिवार की देखभाल करने और प्लैनेट रॉयल की यात्रा करने के बाद वह पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार हो जाएगा। वह उसका घर था और बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। साहिल ब्लू स्टार के लिए सिर्फ एक राहगीर था। वह वहां अपनी बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त लाविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए आया था। अब जबकि उसने इसे अपनी उम्मीदों से परे पूरा कर लिया था, उसे अब अपने व्यवसाय की देखभाल करने की आवश्यकता थी। मैं समझ गई। मिया निराश थी। उसने सोचा कि वह साहिल के साथ लंबे समय तक ब्लू स्टार पर रह सकती है। हालांकि साहिल केवल कुछ ही दिनों के बाद छोड़ना चाहता था। हाँ,
मिया, हालांकि मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मैं अपना खुद का वाणिज्य मंडल शुरू करूंगा। फिर मैं आपको और आपके परिवार को इसे चलाने दूंगा। यदि बिक्री के लिए कोई वाणिज्य मंडल है तो कृपया उन्हें खरीदें और उन्हें स्थापित वाणिज्य मंडल के साथ मिला दें ताकि वह और मजबूत हो जाए। पैसा कोई समस्या नहीं है। यदि आपको कोई ऐसी समस्या आती है जिसे आप हल नहीं कर सकते तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मैं इसे संभाल लूंगा, साहिल ने कहा। क्या आप राजकुमारी एस्ट्रड को देखने प्लैनेट रॉयल जाएंगे? अपना काम पूरा करने के बाद मैं वहां जाऊंगा। क्या आप मुझे ला सकते हैं? आपने कहा था कि आप अभी अभी खोज से वापस आए हैं, इसलिए आप रॉयल रीजन से अपरिचित हैं। यदि मैं आसपास रहूंगी तो मैं आपको बहुत सारी परेशानी और समस्याओं से बचा लूंगी। आखिरकार मैं इतने लंबे समय से रॉयल रीजन में रही हूं, इसलिए मैं इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हूं, मिया ने अचानक कहा। मिया, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। सचमुच, हालांकि आप अभी वापस आए हैं और आप अभी अपने परिवार के साथ फिर से मिली हैं। इसके अलावा आपका परिवार इतनी बड़ी तबाही से गुजरा है तो मैं आपसे अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार की उपेक्षा करने के लिए कैसे कह सकता हूं? इसलिए आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यदि हम इस बार कुछ दिन लेट होते तो शायद आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाती। परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, साहिल ने अस्वीकार कर दिया। बेशक वह जानता था कि मिया का आसपास होना बेहतर होगा ताकि वह इतना बेखबर न रहे। हालांकि मिया जो चाहती थी उसमें वह बहुत पारदर्शी थी, जिसमें उसने ये भी घोषणा की थी कि वह 4 परियों से हट जाएगी। साहिल और महिलाओं की समस्या नहीं चाहता था। उसके पास उनके लिए पर्याप्त था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उन्हें कैसे संभालना है। अभी इससे बचना ही सबसे अच्छा होगा। अध्याय 1109। साहिल, हमने राजकुमारी से वादा किया था कि हम उनसे मिलने प्लैनेट रॉयल जाएंगे। आप मेरे बिना नहीं जा सकते। क्या इससे मैं अपनी बातों की पक्की महिला नहीं लगूंगी? मिया ने व्यथित महसूस करते हुए कहा। मिया, मैं किसी चीज की देखभाल करूंगा और फिर राजकुमारी को देखने के लिए रुकूंगा। मैं वहां जानबूझकर उनसे मिलने नहीं जा रहा हूं, साहिल ने समझाया। मुझे परवाह नहीं है, आपको मुझे प्लैनेट रॉयल ले जाना होगा। यदि नहीं तो राजकुमारी कहेंगी कि मैं अपनी बातों की पक्की नहीं हूं। 2 दिन बीत गए। एक ऑक्टागन ने ब्लू स्टार छोड़ दिया। अंततः साहिल मिया के विरुद्ध नहीं जीत सका और उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गया। उन 2 दिनों में मिया ने अपने परिवार के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। साथ ही उसने साम्राज्य को बताया कि उन्होंने ईस्ट लीग चेंबर ऑफ कॉमर्स नाम से एक नया वाणिज्य मंडल शुरू किया है। फिर वे पहले खरीदे गए वाणिज्य मंडल को इसके साथ मिला देंगे। कॉन्कॉर्ड परिवार इस अवधि के दौरान बहुत व्यस्त रहेगा। हालांकि वे इस व्यस्त जीवन को जीकर खुश थे। साहिल को विशिष्ट प्रक्रिया की परवाह नहीं थी। वह उसके बारे में चिंतित नहीं था, जब तक उसे लैविश पॉइंट्स मिलते रहेंगे और कुछ भी मायने नहीं रखता था। ऑक्टागन पर हम कहाँ जा रहे हैं, साहिल? मिया ने खुशी से पूछा। वह तब तक अच्छे मूड में रहेगी जब तक वह साहिल के साथ रह सकेगी। हम टफन परिवार के पास जा रहे हैं, जो 8 प्रमुख परिवारों में से एक है, साहिल ने उत्तर दिया। टफन परिवार, क्यों? मिया ने उलझन में पूछा। मेरी उनसे रंजिश है और मैं उनसे छुटकारा पाने जा रहा हूँ। आपकी उनसे रंजिश है? ये रंजिश कितनी बड़ी है? मैंने सुना है कि वे 8 प्रमुख परिवारों से बाहर होने वाले हैं। हालांकि उनके ग्रैंड मास्टर अभी भी आसपास हैं, इसलिए कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। यह एक बड़ी रंजिश है। हम में से किसी एक को मरना होगा। क्या साहिल, आप मजाक नहीं कर रहे हैं ना? मिया ने सदमे में पूछा। ये टफन परिवार था 8 प्रमुख परिवारों में से एक। भले ही वे अब नीचे जा रहे थे, फिर भी हर कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। साथ ही विचार करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कारक उनके ग्रैंड मास्टर थे। वह मिल्की वे के दिग्गजों में से एक थे और एक इन्फिनिटी रैंकर थे। हालांकि साहिल भी मजबूत था, उन दोनों के बीच उम्र का इतना बड़ा अंतर था। मिया को नहीं लगा कि साहिल के पास उस तरह के दिग्गज से लड़ने की शक्ति है। क्या आपको लगता है कि मैं इस बारे में मजाक करूंगा? मिया, यदि आप डरी हुई हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। टफन परिवार के पास जाने से पहले मैं आपको प्लैनेट रॉयल भेज दूंगा। आप क्या सोचती हैं? साहिल ने कहा। वह इस बारे में परेशान नहीं था। अब उसे टफन परिवार की परवाह नहीं थी। हालांकि मिया एक छोटे परिवार से आती थी, इसलिए उसके लिए टफन परिवार जैसे बड़े परिवार से डरना सामान्य था। हालांकि साहिल ने ऐसा कहकर मिया को क्रोधित कर दिया। साहिल, क्या आप मुझे नीचा देख रहे हैं? भले ही मैं अपनी पृष्ठभूमि और ताकत में कमजोर हूं, लेकिन मैं मौत से नहीं डरती। यदि आप नहीं होते तो मुझे मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। बुरा से बुरा यही होगा कि मैं मर जाऊंगी। साथ ही मैं आपके बारे में जितना जानती हूं, आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें आप आश्वस्त न हो, मिया ने गंभीरता से कहा।
साहिल ने अपने हाथ हिलाए और समझाया, मुझे गलत मत समझो, मेरा वह मतलब नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि यह हिंसक और भयानक हो सकता है। मुझे चिंता है कि आप डर जाएंगी, इसलिए मैं आपको प्लैनेट रॉयल भेजना चाहता था। मैं नहीं डरती। तो चलिए चलते हैं। साहिल टफन परिवार जनशक्ति या संसाधनों में अस्थायी घाटे में था। जल्द ही उनकी जगह दल्लारोसा परिवार ले लेगा और वे 8 प्रमुख परिवारों के बीच अपनी जगह खो देंगे। हालांकि ग्रैंडमास्टर टफन सबसे पेचीदा हैं। आखिरकार वे मिल्की वे के दिग्गजों में से एक हैं और वे बहुत पहले प्रसिद्ध हुए थे। उन्हें अब हजारों साल पुराना होना चाहिए। क्या आप ग्रैंडमास्टर टफन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं? साहिल ने पूछा। नहीं, वे हमेशा एकांत में रहते हैं और उनके बारे में खबर आए काफ़ी समय हो गया है। हालांकि जो कोई भी मिल्की वे में दिग्गज हो सकता है, वह कम से कम एक इन्फिनिटी रैंकर तो होगा ही। साहिल ये जानता था। इसके बाद मिया ने अपने संबंधों का उपयोग किया और उन लोगों से संपर्क किया जिन्हें वह जानती थी, ताकि वह साहिल को हर कोण से टफन परिवार की ताकत समझने में मदद कर सके। अध्याय 1110। मिया ने घोषणा कर दी थी कि वह 4 परियों से हट जाएगी और उसने निमंत्रण स्वीकार करना बंद कर दिया था। अभी उनमें से बहुत से लोग सबसे पहले उससे इस बारे में पूछेंगे। उससे पुष्टि मिलने के बाद अधिकांश पुरुष उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह पागल है और उसे भ्रमित होना चाहिए। वह एक आदमी के लिए 4 परियों से कैसे हट सकती है? उन्होंने संचार उपकरणों को काटने से पहले कहा कि उसने उनका दिल तोड़ दिया है। केवल कुछ महिलाएं ही मिया को अपना आशीर्वाद देंगी और उससे बात करना जारी रखेंगी। साहिल ने ये सब देखा। ईमानदारी से कहूं तो उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसे यह जानने की जरूरत नहीं होगी। सभी चतुर योजनाएं और साजिशें पूर्ण शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थीं। टफन परिवार या ग्रैंडमास्टर टफन साहिल के हमले को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि साहिल ने मिया को नहीं रोका। आखिरकार वह ये दयालुता के कारण कर रही थी। केवल ऐसा करके ही मिया महसूस कर सकती थी कि वह साहिल की मदद कर रही है और वह अपना मूल्य दिखा सकती थी। यदि साहिल ने इसे अस्वीकार कर दिया तो मिया खुद को बेकार महसूस करेगी। इसलिए साहिल ने उसे अपना काम करने देने का फैसला किया। चारों ओर पूछने के बाद मिया को अंततः टफन परिवार के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा मिला। मिया ने एक रईस लड़के से जानकारी का ये टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया जो उसकी प्रशंसा करता था। दल्लारोसा परिवार जल्द ही टफन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेगा और वे टफन परिवार को 8 प्रमुख परिवारों से बाहर कर देंगे। उन्होंने इस पद पर बहुत लंबे समय से नजर गड़ा रखी थी। फिर जानकारी का ये टुकड़ा मिलने के बाद मिया ने और शोध किया और यह सच लग रहा था। साहिल, अब हमें क्या करना चाहिए? मिया ने साहिल की ओर देखा और उससे पूछा जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि दल्लारोसा परिवार कार्रवाई करेगा। ये ठीक है। यदि वे टफन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो यह उनका काम है। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे टफन परिवार के पास जा सकते हैं, साहिल ने उदासीनता से कहा। साहिल, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से हमारे पास हमारे लिए स्थिति का परीक्षण करने के लिए दल्लारोसा परिवार है। जब समय आएगा तो दोनों परिवारों के बीच भीषण युद्ध होगा। भले ही कोई भी जीते या दोनों पक्ष हारें, ये हमारे लिए टफन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय होगा, मिया ने सलाह दी। लेकिन हमें कब तक इंतजार करना होगा? हमारे पास समय नहीं है। दल्लारोसा परिवार बहुत लंबे समय से उस पद पर नजर गड़ाए हुए है। कौन जानता है कि वे वास्तव में ऐसा कब करेंगे? यदि वे ग्रैंडमास्टर टफन के मरने के दिन तक इंतजार कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है, साहिल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत समय लगेगा। जितना मैं जानती हूँ दल्लारोसा परिवार इन कुछ दिनों में कार्रवाई करेगा। क्यों ना हम इंतजार करें और देखें? वैसे भी हमें वहां जाने में कुछ दिन लगेंगे। ठीक है, हम वहां पहुंचने पर फैसला करेंगे। साहिल, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपके पास ग्रैंडमास्टर टफन को हराने का कोई तरीका है? वह एक इन्फिनिटी रैंकर है, मिया ने उत्सुकता से पूछा। वह वाकई बहुत उत्सुक थी। सतह पर साहिल टफन परिवार से बेपरवाह लग रहा था। हालांकि ग्रैंडमास्टर टफन अभी भी जीवित और स्वस्थ थे। उनकी मृत्यु की कोई खबर नहीं थी। यदि नहीं होता तो साहिल के पास क्या मौका होता? यदि यह सच होता तो दल्लारोसा परिवार टफन परिवार का सफाया करने के लिए इंतजार नहीं करता। मिल्की वे के दिग्गजों में से कोई भी सीधा साधा नहीं था। यदि नहीं होता तो दल्लारोसा परिवार ने इतने सालों तक अपनी स्थिति को सहन नहीं किया होता। बेशक मेरे पास एक योजना है, साहिल ने शांति से उत्तर दिया। ये सिर्फ एक इन्फिनिटी रैंकर था और साहिल उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं था। ब्लू स्टार जाने से पहले साहिल आशंकित था।
तब वह केवल एक पार्शल इन्फिनिटी रैंकर था। हालांकि ब्लू स्टार में उन दिनों के दौरान उसका कायाकल्प हो गया था। मिया ने प्रशंसा के साथ साहिल की ओर देखा। भले ही साहिल के मन में ऐसा क्या था जिसने उसे ऐसे व्यक्ति को नीचा देखने के लिए प्रेरित किया, वह मिया के लिए पहले से ही मिल्की वे के शीर्ष लोगों में शामिल था। इसके अलावा साहिल बहुत युवा था। उसकी कितनी अच्छी नज़र थी। चाहे कुछ भी हो, उसे साहिल के साथ रहना था। यदि नहीं, तो यदि वह उसे गंवा देती है तो वह फिर कभी उसके जैसा अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगी। अध्याय 1111। कुछ दिन बीत गए। मिया दल्लारोसा और टफन परिवार की हर गतिविधि पर ध्यान दे रही थी। जब वे रॉयल रीजन के मध्य में पहुंचने वाले थे तो साहिल को मीटियोर चंबा से एक अपडेट मिला। टफन परिवार ने एक मिल्की वे बैटलशिप रवाना किया है। सभी सदस्य उस ग्रह की ओर जा रहे थे जहां ग्रैंड मास्टर टफन एकांत में रह रहे थे। टफन परिवार में वाकई कुछ बड़ा हो रहा है और वे ग्रैंड मास्टर टफन से मदद मांगने जा रहे हैं। चूंकि सभी सदस्य वहां जा रहे हैं जहां ग्रैंड मास्टर टफन छिपे हुए हैं, तो क्यों ना हम सीधे वहीं चलें ताकि मैं उन सभी को एक ही बार में खत्म कर सकूं। मैं निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने से भी बच सकता हूं। अच्छा विचार है, मैं यही करूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जानता है कि ग्रैंड मास्टर टफन कहाँ एकांत में रह रहे हैं। साहिल ने इसके बारे में सोचा और मीटियोर चंबा से संपर्क किया। उसने मीटियोर चंबा से ग्रैंड मास्टर टफन की लोकेशन खरीदी। अनपेक्षित रूप से ये जानकारी वास्तव में काफ़ी मूल्यवान थी और साहिल को इसके लिए बहुत सारे लैविश पॉइंट्स मिले। हालांकि यह उसकी ज़रूरत की तुलना में कुछ भी नहीं था। लोकेशन मिलने के बाद साहिल ने ऑक्टागन के कमांडर को उस ग्रह की ओर जाने के लिए कहा जहां ग्रैंड मास्टर टफन रुके हुए थे। हालांकि जैसे ही वह कमरे से बाहर निकल रहा था, मिया ने उसे रोक लिया। साहिल, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, मिया ने उत्साह से कहा। जब साहिल ने देखा कि मिया कितनी खुश थी तो वह अंदाज़ा लगा सकता था कि क्या हो रहा है। उसे शायद ये खबर मिल गई थी कि टफन परिवार के सभी सदस्य ग्रैंड मास्टर टफन की ओर जा रहे हैं। मिया को नहीं पता था कि जैसे ही टफन परिवार ने कदम उठाया, साहिल को पहले ही पता चल गया था। मीटियोर चंबा की जानकारी अद्भुत थी। आखिरकार उसने इस पर इतना पैसा खर्च किया था। हालांकि साहिल ने कुछ भी न जानने का नाटक किया और पूछा, तुम्हें किस बात ने इतना खुश कर दिया? टफन परिवार हरकत में आ रहा है। उन्होंने ग्रैंड मास्टर टफन की लोकेशन पर जाने के लिए एक मिल्की वे बैटलशिप भेजा है। वे निश्चित रूप से मदद मांगने जा रहे होंगे। साथ ही दल्लारोसा परिवार ने उसके कुछ ही समय बाद 3 मिल्की वे बैटलशिप्स रवाना किए। भले ही हम नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से वे जा रहे हैं उसे देखते हुए उन्हें भी ग्रैंड मास्टर टफन की लोकेशन की ओर जाना चाहिए। दोनों परिवार आपस में टकराने वाले हैं और यह अद्भुत होने वाला है, मिया ने खुशी के साथ कहा। सच में, ये तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद मिया, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दल्लारोसा परिवार टफन परिवार का पीछा करेगा। यह अच्छा है। अगर वे लड़ना शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा यदि दल्लारोसा परिवार टफन परिवार का सफाया कर दे ताकि मुझे कुछ भी न करना पड़े। अगर दोनों पक्षों को नुकसान होता है तो मैं अंधेरे में टफन परिवार के सदस्यों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई भी कर सकता हूं और इसका दोष दल्लारोसा परिवार पर डाल सकता हूं। तुम्हारा स्वागत है साहिल, ये करना मेरा हक है। तुम्हारी मदद करने में सक्षम होने पर मुझे खुशी है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी प्लैनेट टफन जा रहे हैं? चलो ग्रैंड मास्टर टफन की लोकेशन पर चलते हैं और इस भव्य आयोजन को देखते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। ठीक है, मुझे पता है कि वह कहाँ है। टफन परिवार मेरा कट्टर दुश्मन है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे पता होगा। फिर ऑक्टागन ने प्लैनेट टफन जाने के बजाय उस ग्रह पर जाने का रास्ता बदल दिया जहां ग्रैंड मास्टर टफन स्थित थे। रॉयल रीजन के शून्य में एक मिल्की वे बैटलशिप पूरी गति से आगे उड़ रहा था। वह जहाज टफन परिवार का था। इतने कम समय में ये दूसरी बार था जब वे ग्रैंड मास्टर टफन की लोकेशन की ओर जा रहे थे। उस समय वे कभी यहाँ नहीं आते थे। वे परिवार की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए केवल सालाना आते थे। पिछली बार वे तब आए थे जब एडन पृथ्वी पर गया था और वहां उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे परिवार में बड़ी उथल पुथल मच गई थी। इस बार यह इसलिए था क्योंकि दल्लारोसा परिवार लगातार टफन परिवार को दबा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे उनके साथ लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। अब उन्हें अफवाहों के माध्यम से खबर मिली थी कि दल्लारोसा परिवार जल्द ही टफन परिवार पर हमला कर सकता है ताकि उन्हें 8 प्रमुख परिवारों से बाहर निकाला जा सके। ये खबर पिछली वाली से भी बदतर थी क्योंकि टफन परिवार को जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। अध्याय 1112। यदि ग्रैंड मास्टर टफन आसपास नहीं होते तो टफन परिवार अपनी वर्तमान ताकत के साथ दल्लारोसा परिवार का विरोध नहीं कर पाता।
मिल्की वे बैटलशिप के अंदर सभी सदस्य जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। वे एक दूसरे के ऊपर बोल रहे थे। केवल परिवार का मुखिया ऑसन अपनी जगह पर बैठा था और उन्हें बोलने दे रहा था। उसने शुरुआत से एक शब्द भी नहीं कहा था और यह अज्ञात था कि उसके मन में क्या था। लॉर्ड ऑसन, विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार दल्लारोसा परिवार ने हमारे पीछे 3 मिल्की वे बैटलशिप्स भेजे हैं। मुझे लगता है कि वे इस बार गंभीर हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या वापस जाना चाहिए? क्या उनके पास ग्रैंड मास्टर को संभालने का कोई तरीका है और वे हमें एक ही झटके में पकड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका ग्रैंड मास्टर हमारे ग्रैंड मास्टर की तुलना में सिर्फ एक जूनियर है। वह ग्रैंड मास्टर से 1000 साल छोटा है, तो वह ग्रैंड मास्टर को कैसे हरा सकता है? असंभव। यह असंभव कैसे है? हिज मैजेस्टी भी ग्रैंड मास्टर जितने पुराने नहीं हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि हिज मैजेस्टी हमारे ग्रैंड मास्टर को नहीं हरा सकते? मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर दल्लारोसा ने एक नए दायरे को तोड़ दिया है और अपनी ताकत दिखाने के लिए हमें बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दल्लारोसा परिवार हिज मैजेस्टी से कैसे तुलना कर सकता है? क्या तुम पैदा होते ही सिर के बल गिर गए थे? हिज मैजेस्टी मिल्की वे में नंबर 1 हैं। उनसे कौन तुलना कर सकता है? ये सिर्फ एक उदाहरण है। भले ही ग्रैंड मास्टर दल्लारोसा अकेले हमारे ग्रैंड मास्टर को नहीं हरा सकते, क्या आपको नहीं लगता कि वह मदद मांगेंगे? मुझे संदेह है कि अल्लाबन परिवार भी इसमें शामिल है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो वे हमें एक ही झटके में पकड़ सकते हैं। उस व्यक्ति के ऐसा कहने के बाद किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे सभी ऑसन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये संभव था और इसकी काफी संभावना थी। यदि ऐसा था तो वे खतरे में थे। टफन परिवार पूरी तरह से ग्रैंड मास्टर टफन पर निर्भर था। यदि वह जीवित रहे तो वे सभी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यदि उन्हें कुछ हो गया तो टफन परिवार बिखर जाएगा। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। ऑसन ने सदस्यों की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये संभव है, तो क्या आपके पास इस पर कोई विचार है कि हमें इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए? हमें बताओ और हम इस पर चर्चा करेंगे, ऑसन ने कहा। सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ये पूरे परिवार के जीवन और मृत्यु से संबंधित था, तो कौन लापरवाही से कुछ कहने की हिम्मत करेगा? ऑसन ने भीड़ पर एक नज़र डाली। जब उसने किसी को बोलते हुए नहीं देखा तो उसने आंतरिक रूप से आह भरी। टफन परिवार वास्तव में जनशक्ति और संसाधनों दोनों के मामले में अस्थायी घाटे का सामना कर रहा था। अभी परिवार की युवा पीढ़ियों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। जब ऑसन कुछ कहने वाला था तो युवा पीढ़ी में से कोई आगे बढ़ा और बोला, लॉर्ड ऑसन, मुझे लगता है कि हमें तुरंत वापस जाना चाहिए और ग्रैंड मास्टर की ओर बढ़ना बंद कर देना चाहिए। ओह, क्यों? ऑसन ने पूछा। अगर हम अभी ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं तो हम सभी को दल्लारोसा और अल्लाबन परिवार द्वारा बंदी बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो हमारे पास वापसी करने की पूंजी कभी नहीं होगी। यदि हम अभी वापस जाते हैं तो वे ग्रैंड मास्टर की लोकेशन नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि नहीं तो वे तब भुगतेंगे जब ग्रैंड मास्टर यह जानकर अपना आपा खो देंगे कि परिवार नष्ट हो गया है। यही कारण है कि अल्लाबन परिवार ने अतीत में हमारे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। सदस्यों की आंखें चमक उठीं। यह एक अच्छी योजना थी। यदि उन्होंने ग्रैंड मास्टर की लोकेशन उजागर नहीं की तो जो कोई भी टफन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था वह हिचकिचाता रहेगा। आप सब क्या सोचते हैं? ऑसन ने पूछा। लॉर्ड ऑसन, मुझे लगता है कि यह काम करेगा। मैं भी सहमत हूँ। भले ही यह हमारे संकट को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता, लेकिन ये सुनिश्चित कर सकता है कि हम फिलहाल सुरक्षित हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। सभी सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की। भले ही वे इस बार ग्रैंड मास्टर से मदद मांगने आए थे, लेकिन दल्लारोसा और अल्लाबन परिवारों के मिलकर काम करने की संभावना के बारे में जानने के बाद वे अब आगे नहीं बढ़ सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रैंड मास्टर टफन मर सकते थे यदि दोनों परिवार एक ही समय में अपने शक्तिशाली योद्धाओं को भेजते। ग्रैंड मास्टर टफन को सुरक्षित रहना था ताकि उनका परिवार भी सुरक्षित रह सके। ठीक है, हम तुरंत वापस जाएंगे, ऑसन ने निर्णायक रूप से कहा। अध्याय 1113। समय धीरे धीरे बीतता गया और साहिल का ऑक्टेगन आगे बढ़ता रहा। चूंकि वे थोड़ी दूर थे इसलिए उन्हें पहुंचने के लिए अधिक समय चाहिए था। टफन परिवार ने तय कर लिया था कि क्या करना है, लेकिन वापस जाते समय वे मुसीबत में पड़ गए। वे उन 3 मिल्की वे बैटलशिप्स से टकरा गए जिन्हें दल्लारोसा परिवार ने उनका पीछा करने के लिए भेजा था। जब वे मिले तो 3 मिल्की वे बैटलशिप्स ने उन्हें घेर लिया। ये स्पष्ट था कि वे टफन परिवार के लिए आ रहे थे। लॉर्ड ऑसन, आप इन सभी लोगों के साथ कहाँ जा रहे हैं?
दल्लारोसा परिवार के मुखिया फिडेल दल्लारोसा ने हंसते हुए पूछा। फिडेल, मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। तुम हमारे ग्रैंड मास्टर को खोजने के लिए हमारा पीछा करना चाहते हो, है ना? मेरी बात सुनो, सपना देखना बंद करो। हम अब वापस जा रहे हैं, इसलिए कभी पता लगाने के बारे में मत सोचना। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत भी करोगे, हा हा हा। ऑसन ने भी हंसते हुए उत्तर दिया। ऑसन, तुम बहुत भोले हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारे रास्ता दिखाए बिना ये पता नहीं चलेगा कि ग्रैंड मास्टर टफन कहाँ हैं? हम बस उन्हें ढूंढ नहीं रहे थे, फिडेल ने शांति से उत्तर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? ऑसन ने पूछा। मेरा क्या मतलब है? तुम शायद भूल गए हो कि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें वह सब कुछ दिला सकती है जो तुम चाहते हो जब तक तुम्हारे पास पैसा है। ऑसन कुछ देर चुप रहा। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और वह दहाड़ा, फिडेल, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी मीटियोर चंबर के साथ सौदा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम साम्राज्य के नियमों को भूल गए? किसी को भी मीटियोर चंबर के साथ सौदा करने की अनुमति नहीं है, यदि नहीं तो पता चलने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। अगर मैं इस खबर को फैला दूं तो तुम खत्म हो जाओगे। इसके अलावा मीटियोर चंबर सर्वशक्तिमान नहीं है। ऑसन, शांत हो जाओ। बेशक मैं ये जानता हूँ, हालांकि नियम मृत हैं और मैं नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि साम्राज्य के नियम हर किसी पर शासन कर सकते हैं? तुम 8 प्रमुख परिवारों में से एक के मुखिया हो, तो तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? जहां तक इसके सर्वशक्तिमान होने का सवाल है, तुम खुद इसे आजमा सकते हो। मैंने उनसे खुद इससे निपटने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जो कीमत मांगी थी वह बहुत अधिक थी। इसके अलावा मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष देखना चाहता था। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम अभी कुछ भी नहीं फैला सकते, फिडेल ने आत्मविश्वास से कहा। टफन परिवार के मिल्की वे बैटलशिप में अभी अराजकता मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे टफन परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पाया कि वे वास्तव में कोई संदेश नहीं भेज पा रहे थे। दल्लारोसा परिवार ने उनके संचार को अवरुद्ध करने के लिए निश्चित रूप से कुछ किया होगा। फिडेल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम हमें एक बंद गली में धकेलना चाहते हो? ऑसन ने गुस्से में पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें एक कोने में धकेल रहा हूँ? मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन तुम्हें हमें 8 प्रमुख परिवारों में अपनी जगह देनी होगी और फिर हम बाकी के बारे में बात कर सकते हैं। सपना देखना बंद करो। फिडेल, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी जगह लेने के बारे में सोचना भी मत। ओह वाकई, ऑसन, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहता हूँ। मेरा परिवार अंततः तुम्हारी जगह ले लेगा। आज मैं यहाँ तुमसे और तुम्हारे ग्रैंड मास्टर से बात करने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन यदि तुम अभी भी असहमत हो तो मुझे खेद है। मैं अगला कदम उठाऊंगा और तुम सभी को मार डालूंगा। मैं मीटियोर चंबर से तुम्हारे ग्रैंड मास्टर की लोकेशन हासिल कर लूंगा, चाहे कीमत कितनी भी अधिक क्यों ना हो। फिर मैं तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए अल्लाहबंद परिवार के साथ काम करूंगा। ये तुम पर निर्भर है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम जीवित रह सकते हो या तुम मर सकते हो। तुम्हारा पद अधिक महत्वपूर्ण है या विरासत? इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। जब टफन परिवार के सदस्यों ने सुना कि फिडेल ने क्या कहा तो उनकी मनोवैज्ञानिक बाधा तुरंत टूट गई। इस समय टफन परिवार का कोई भी सदस्य अपने परिवार और सम्मान की रक्षा के लिए दल्लारोसा परिवार से लड़ने के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसी ही टफन परिवार की त्रासदी थी। जैसे जैसे परिवार कमजोर होता गया, उनका सम्मान कम होने लगा और उनकी एकता भी कम होती गई। यदि किसी परिवार में सम्मान और एकता नहीं होती तो वह परिवार जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ऑसन ने अपने आसपास के कौ सदस्यों को देखा। मौत का सामना करते समय उनकी आंखों में कोई दृढ़ संकल्प नहीं था। इसके बजाय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा गया आतंक दिखाया। वह जानता था कि उसका परिवार बर्बाद हो गया है। वे अपने उस पूर्व गौरव की ओर नहीं लौट सकते थे जब वे पहली बार 8 प्रमुख परिवारों में शामिल हुए थे। उनका परिवार उनके शासन के अधीन गिर जाएगा। ऑसन जल्द ही परिवार का पापी होगा। फिडेल, क्या तुम्हारा परिवार वास्तव में अल्लाहबंद परिवार के साथ काम नहीं कर रहा है? ऑसन ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन यदि तुम जिद्दी बने रहे तो हम जल्द ही करेंगे। ये तुम पर निर्भर है। आखिरकार हम केवल तुम्हारा पद चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु का संघर्ष नहीं करना चाहते, फिडेल ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने ग्रैंड मास्टर से मिलने ले जाऊंगा। यदि तुम उन्हें मना सकते हो तो हम अपना पद तुम्हें सौंप देंगे। हाँ, कितना सीधा। ये तुम्हारे द्वारा लिया गया अब तक का सबसे अच्छा निर्णय होगा। विरासत चुनने के लिए तुम्हारा परिवार तुम्हें दोष नहीं देगा। 4 मिल्की वे बैटलशिप्स ग्रैंड मास्टर टफन की लोकेशन की ओर बढ़े। साहिल को नहीं पता था कि टफन और दल्लारोसा परिवार के साथ क्या हुआ था। वे अभी भी जितनी दूर हो सके उतनी दूर जा रहे थे।
कुछ दिन बीत गए और ऑसन दल्लारोसा परिवार को वहां ले आया जहां ग्रैंड मास्टर टफन स्थित थे। ग्रैंड मास्टर, मैं परिवार का अयोग्य मुखिया ऑसन आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये परिवार के अस्तित्व के बारे में है, इसलिए कृपया दर्शन दें। ऑसन आसमान की ओर चिल्लाया। अध्याय 1114 मिल्की वे बैटलशिप के स्पीकर के जरिए आवाज नीचे तक पहुंची। जल्द ही एक उत्तर आया और वह एक बूढ़ी आवाज थी। मैं समझ गया। दल्लारोसा परिवार से कहो कि बात करने के लिए नीचे आएं। जी, ग्रैंडमास्टर, ऑसन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर उसने दल्लारोसा परिवार से कहा, लॉर्ड फिडेल, ग्रैंडमास्टर आपको बुला रहे हैं। आप बहुत मजाकिया हैं, लॉर्ड ऑसन। हम जूनियर ग्रैंडमास्टर्स के बीच के मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिडेल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या मजाक है? क्या होगा अगर मैं ग्रैंडमास्टर टफन से बात करने नीचे जाऊं और मारा जाऊं? मुझे कितना दुख होगा। फिर दल्लारोसा परिवार के मिल्की वे बैटलशिप का हैच खुला। जल्द ही एक आकृति बिजली की तरह कौंधी और पलक झपकते ही गायब हो गई। स्पष्ट रूप से दल्लारोसा परिवार का शक्तिशाली योद्धा यहाँ था। कोई नहीं जानता था कि नीचे ग्रैंडमास्टर्स ने क्या बात की। चूंकि उन्हें सुनने की अनुमति नहीं थी, वे केवल ग्रह के बाहरी इलाके में प्रतीक्षा कर सकते थे। जल्द ही धूम नीचे से एक जोरदार आवाज आई। फिर वे एक दहाड़ सुन सकते थे। सैंटोस, तुम मिड इन्फिनिटी रैंक पर हो। नेली, आओ मेरी मदद करो। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, दल्लारोसा परिवार के एक अन्य मिल्की वे बैटलशिप से एक लाल आकृति बाहर निकली। इसने मिल्की वे बैटलशिप को तोड़ दिया और नीचे ग्रह की ओर झपटी। वह इतनी तेज थी कि नग्न आंखें उसका पीछा नहीं कर सकती थीं। हर कोई केवल लाल रंग की चमक देख सकता था। जिस व्यक्ति ने अभी हस्तक्षेप किया वह भी एक शक्तिशाली योद्धा था। दल्लारोसा परिवार की नई शक्तिशाली योद्धा नेल दल्लारोसा। कोई आश्चर्य नहीं कि दल्लारोसा ने टफन परिवार पर हमला करने की हिम्मत की, भले ही वे जानते थे कि ग्रैंडमास्टर टफन अभी भी जीवित थे। उनके पास 2 इन्फिनिटी रैंकर्स थे। इस समय साहिल ऑक्टागन में मिया के साथ बातचीत कर रहा था। अचानक उसने 3 शक्तिशाली ऊर्जाओं को महसूस किया। भले ही वे थोड़े दूर थे, साहिल की इन्फिनिटी लेवल 10 की मानसिक शक्ति कोई मजाक नहीं थी। वह थोड़ी सी भी हलचल महसूस कर सकता था। मिया, मुझे किसी चीज की देखभाल करनी है और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यहाँ मेरा इंतजार करो और आगे बढ़ना बंद कर दो। उसके ऐसा कहने के बाद उसका शरीर गायब हो गया। मिया उससे पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन वह अब वहां नहीं था। हालांकि उसने साहिल की बात मानी और साहिल की वापसी का इंतजार करने के लिए ऑक्टागन को यहीं रोक दिया। अध्याय 1115 धूम धूम धूम। नेल के लड़ाई में शामिल होने के बाद नीचे से बार बार तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही तीव्र युद्ध की शॉकवेव ने चारों मिल्की वे बैटलशिप्स को उड़ा दिया, जिससे वे हवा में कुछ बार लुढ़क गए। पीछे हटो, अभी पीछे हटो, फिडल और ऑसन एक ही समय में चिल्लाए। जहाजों को स्थिर करने के बाद वे पीछे हटते रहे। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने पर वे रुक गए। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया और केवल नीचे चल रही लड़ाई को देखते रहे, चुपचाप परिणाम का इंतजार करते रहे। वे जानते थे कि इस टकराव का परिणाम पूरी तरह से नीचे ग्रैंडमास्टर्स के बीच की लड़ाई का परिणाम तय करेगा। ग्रैंडमास्टर टफन एक मिड इन्फिनिटी रैंकर थे, जबकि दल्लारोसा परिवार के 2 लोग सिर्फ बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर्स थे। पारंपरिक तर्क के अनुसार 2 बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर्स एक मिड इन्फिनिटी रैंकर को नहीं हरा सकते थे। हालांकि ग्रैंडमास्टर टफन 1000 साल से अधिक पुराने थे और अब अपने चरम पर नहीं थे। दल्लारोसा परिवार के दोनों लोग अपने जीवन के चरम पर थे। यदि दोनों मिलकर काम करते तो लड़ाई बराबरी की हो जाती। अभी टफन परिवार के लोग दोनों में से अधिक खुश थे। उन्होंने सोचा था कि वे अभी बर्बाद होने वाले हैं। सबसे अच्छी स्थिति में भी उन्हें 8 प्रमुख परिवारों में अपनी जगह गंवानी पड़ती। हालांकि वर्तमान स्थिति ने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया। उनके ग्रैंडमास्टर, जिन्हें बूढ़ा और कमजोर होना चाहिए था, इतने मजबूत थे। यदि दल्लारोसा परिवार का दूसरा शक्तिशाली योद्धा नहीं आता तो पहला निश्चित रूप से ग्रैंडमास्टर का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हालांकि वर्तमान स्थिति ये थी कि भले ही दल्लारोसा परिवार के पास 2 शक्तिशाली योद्धा थे, फिर भी वे ग्रैंडमास्टर टफन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसके विपरीत दल्लारोसा परिवार चिंतित था। उन्होंने नहीं सोचा था कि ग्रैंडमास्टर टफन अपनी ताकत छिपाने में इतने माहिर होंगे। उन्हें विश्वास था कि वे इस बार टफन परिवार को हरा सकते हैं। सबसे पहले ग्रैंडमास्टर टफन बूढ़े थे और 1000 साल से अधिक पुराने थे। इसलिए उन्हें मिल्की वे में एक प्राचीन वस्तु माना जाता था, इसलिए उनका शरीर निश्चित रूप से पहले जैसा मजबूत नहीं था। 10 साल से अधिक समय पहले उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन वे केवल एक बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर थे। उन्होंने उस उम्र में ब्रेक थ्रू नहीं किया था और दल्लारोसा परिवार को लगा कि उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। दूसरे, ये एक नेल की वापसी थी।
नेल वर्तमान मुखिया फिडेल की सबसे छोटी मौसी थी। जब वह छोटी थी तब उसके अत्यधिक प्रतिभाशाली होने का पता चला था। उस समय दल्लारोसा परिवार कठिन स्थिति में था। नेल की सुरक्षा और परिवार के भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से नेल को उनके शिष्यों में से एक बनने के लिए लूनर पैलेस भेज दिया। मिल्की वे के 2 महलों में से एक के रूप में लूनर पैलेस की ताकत स्पष्ट थी। मिल्की वे एम्पायर के अलावा जो पूरी मिल्की वे को नियंत्रित करता है और रहस्यमय मीटियोर चंबर के अलावा लूनर पैलेस और मिस्टी पैलेस क्रमशः तीसरे स्थान पर थे, इसलिए कोई देख सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था। अब जब नेल एक शक्तिशाली योद्धा बन गई थी, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और परिवार में वापस लौट आए। दल्लारोसा परिवार एक गौरवशाली क्षण में प्रसिद्ध होना चाहता था जिसने उनकी ताकत दिखाई, इसलिए उन्होंने टफन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें 8 प्रमुख परिवारों से बाहर निकालने का फैसला किया। यदि वे सफल हो जाते तो दल्लारोसा परिवार मिल्की वे में प्रसिद्ध हो जाता और 8 प्रमुख परिवारों में से एक बन जाता। हालांकि योजनाएं कभी कभी भटक जाती हैं। दल्लारोसा परिवार को उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंडमास्टर टफन अपनी ताकत छिपाएंगे और पहले ही मिड इन्फिनिटी रैंक तक बढ़ चुके होंगे। उनके लिए दल्लारोसा परिवार के 2 शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना आसान होगा। अब वे एक कठिन स्थिति में थे। हालांकि वे बहुत चिंतित नहीं थे। आखिरकार नेल लूनर पैलेस से थी। शक्तिशाली योद्धा बनने के बाद लूनर पैलेस में उसका काफी ऊंचा पद था, इसलिए भले ही ग्रैंडमास्टर टफन जीत जाएं, लेकिन वे उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। 10 साल से अधिक समय पहले उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन वे केवल एक बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर थे। उन्होंने उस उम्र में ब्रेक थ्रू नहीं किया था और दल्लारोसा परिवार को लगा कि उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। दूसरे, ये एक नेल की वापसी थी। नेल वर्तमान मुखिया फिडेल की सबसे छोटी मौसी थी। जब वह छोटी थी तब उसके अत्यधिक प्रतिभाशाली होने का पता चला था। उस समय दल्लारोसा परिवार कठिन स्थिति में था। नेल की सुरक्षा और परिवार के भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से नेल को उनके शिष्यों में से एक बनने के लिए लूनर पैलेस भेज दिया। मिल्की वे के 2 महलों में से एक के रूप में लूनर पैलेस की ताकत स्पष्ट थी। मिल्की वे एम्पायर के अलावा जो पूरी मिल्की वे को नियंत्रित करता है और रहस्यमय मीटियोर चंबर के अलावा लूनर पैलेस और मिस्टी पैलेस क्रमशः तीसरे स्थान पर थे, इसलिए कोई देख सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था। अब जब नेल एक शक्तिशाली योद्धा बन गई थी, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और परिवार में वापस लौट आए। दल्लारोसा परिवार एक गौरवशाली क्षण में प्रसिद्ध होना चाहता था जिसने उनकी ताकत दिखाई, इसलिए उन्होंने टफन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें 8 प्रमुख परिवारों से बाहर निकालने का फैसला किया। यदि वे सफल हो जाते तो दल्लारोसा परिवार मिल्की वे में प्रसिद्ध हो जाता और 8 प्रमुख परिवारों में से एक बन जाता। हालांकि योजनाएं कभी कभी भटक जाती हैं। दल्लारोसा परिवार को उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंडमास्टर टफन अपनी ताकत छिपाएंगे और पहले ही मिड इन्फिनिटी रैंक तक बढ़ चुके होंगे। दल्लारोसा परिवार के 2 शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना उनके लिए आसान होगा। अब वे एक कठिन स्थिति में थे। हालांकि वे बहुत चिंतित नहीं थे। आखिरकार नेल लूनर पैलेस से थी। शक्तिशाली योद्धा बनने के बाद लूनर पैलेस में उसका काफी ऊंचा पद था, इसलिए भले ही ग्रैंडमास्टर टफन जीत जाएं, लेकिन वे उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। अध्याय 1116। हालांकि टफन परिवार की ताकत लूनर पैलेस के सामने थोड़ी मजबूत चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थी। दोनों परिवारों की अपनी अपनी उम्मीदें थीं क्योंकि वे लड़ाई के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। शक्तिशाली योद्धाओं के बीच की लड़ाई बहुत डरावनी थी। भले ही वे काफी दूर थे, फिर भी वे कभी कभी तीव्र शॉकवेव द्वारा लाए गए घुटन को महसूस कर सकते थे। कितना शक्तिशाली! हम शॉकवेव का विरोध भी नहीं कर सकते, लड़ाई में शामिल होना तो दूर की बात है। धूम धूम धूम, बैंग बैंग बैंग, नीचे से हर तरह के टकराव और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। लड़ाई की वास्तविक स्थिति कोई नहीं जानता था। टफन परिवार के सदस्य धीरे धीरे पहले के उत्साह से शांत हो गए। आखिरकार ग्रैंडमास्टर बूढ़े थे, इसलिए लंबी लड़ाई उनके लिए अच्छी नहीं थी। यदि ग्रैंडमास्टर को कुछ हो गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। जब हर कोई घबराहट में इंतजार कर रहा था, तभी नीचे से बिजली की गति से एक आकृति जूम करते हुए निकली। यह इतनी तेज थी कि हर किसी को लगा कि वे चीजें देख रहे हैं। फिर उन्होंने 2 तेज आवाजें सुनी। धूम बैंग। यह आकृति दल्लारोसा के मिल्की वे बैटलशिप से टकरा गई, जिससे हर कोई हैरान रह गया। विशाल प्रभाव ने मिल्की वे बैटलशिप को तुरंत नष्ट कर दिया। इस बीच जहाज पर सवार दल्लारोसा परिवार के सदस्यों को अंदाजा ही नहीं था कि हवा में गायब होने से पहले, उनके धूल में बदलने से पहले क्या हो रहा था। फिर सभी ने एक आकृति को वहां रुकते हुए देखा जहां मिल्की वे बैटलशिप था। ये व्यक्ति अस्त व्यस्त था और उसके होठों के कोने पर खून था। ये ग्रैंडमास्टर क्रूज दल्लारोसा थे।
उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे गंभीर रूप से घायल हैं। इस समय अचानक दो और आकृतियां घटनास्थल पर दिखाई दीं। लाल आकृति क्रूज के पास खड़ी थी। उसका शरीर भव्य था, जो एक लंबी लाल पोशाक में लिपटा हुआ था। वह डल्लारोसा परिवार की नई वापस आई शक्तिशाली योद्धा नेल थी। भले ही नेल को कोई दृश्य घाव नहीं था, लेकिन उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सुंदर आंखें अपने से कुछ ही दूर सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को सीधे घूर रही थीं। स्पष्ट रूप से अभी की लड़ाई ने उसे भी बहुत हैरान कर दिया था। सफेद बालों और भूरे कपड़ों वाली एक और आकृति उनके सामने खड़ी थी। ये ग्रैंड मास्टर टफन थे, जो एक मिड इन्फिनिटी रैंकर थे। खांसी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सैंटोस, तुम इतनी अच्छी तरह छिपे हुए हो। हमने गलत अनुमान लगाया, क्रूज ने कुछ बार खांसते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। सैंटोस एक मिड इन्फिनिटी रैंकर थे और उनकी उम्र 3000 साल से अधिक थी, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं दिखाया। हालांकि वे अभी भी दो बिगिनर इन्फिनिटी रैंकर्स के खिलाफ जीत सकते थे, जिसकी क्रूज ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी का कोई ऐसा खजाना मिला होगा जो बुढ़ापे को टाल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वर्तमान स्थिति हुई। ऐसा लग रहा था कि सैंटोस दशकों पहले जानबूझकर छिप रहे थे। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? नेल ने एक तरफ से चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो नेली, मैं ठीक हूँ। ग्रैंड मास्टर, डल्लारोसा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी चिंतित होकर पुकारा। क्रूज ने अपना हाथ हिलाकर उनसे चिंता न करने को कहा। मैंने भी नहीं सोचा था कि डल्लारोसा परिवार में ऐसी गगनचुंबी नायिका छिपी हुई है, सैंटोस ने बनावटी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वापसी पर आपका स्वागत है ग्रैंड मास्टर, ऑसन उत्साह से चिल्लाया। वापसी पर आपका स्वागत है ग्रैंड मास्टर। टफन परिवार के अन्य सदस्य भी उत्साहित थे। सैंटोस, चूंकि तुम एक मिड इन्फिनिटी रैंकर हो, हमने तुम्हें ठेस पहुंचाई है और हम अभी चले जाएंगे। अब से हम 8 प्रमुख परिवारों में तुम्हारे पद के पीछे नहीं जाएंगे, क्रूज ने कहा। ग्रैंड मास्टर, डल्लारोसा परिवार पिछले कुछ दिनों से हमें दबाता रहा, जिससे भारी नुकसान हुआ। हमारे पास उनका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं, ऑसन चिल्लाया। क्रूज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें इस तरह धमका सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो कार्रवाई कर सकते हो और रुक सकते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? सैंटोस ने नकारात्मक लहजे में उत्तर दिया। तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हम सभी को मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? अध्याय 1117। क्रूज ने ये निर्धारित करने के लिए कुछ देर सैंटोस को घूरा कि क्या वह मजाक कर रहा है। फिर उसने कहा, सैंटोस, हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। यदि हम स्वीकार कर सकते हैं तो हम वह सब करेंगे जो तुम चाहते हो। हालांकि मुझे आशा है कि तुम हद से बाहर नहीं जाओगे। यदि नहीं, तो तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा यदि हम जीवन या मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाएं। सैंटोस ने अंततः एक भयावह मुस्कान दिखाई जब उसने देखा कि क्रूज झुकने को तैयार है। मेरी आवश्यकताएं सरल हैं, मैं तुम्हारे परिवार के साथ सहयोग करना चाहता हूं। क्रूज ये सुनकर हैरान रह गया कि सैंटोस ने क्या कहा। ओह, मुझे आश्चर्य है कि तुम किस तरह का सहयोग चाहते हो, क्रूज ने पूछा। बहुत सरल, सबसे अच्छा सहयोग विवाह है। विवाह किसके और किसके बीच? बेशक, दोनों परिवारों के सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच। उदाहरण के लिए, मैं और मिस नेल, जो तुम्हारे बगल में है। सैंटोस के ऐसा कहने के बाद उसने नेल के शरीर को घूरा और कामुक भाव से मुस्कुराया। इससे पहले कि क्रूज कुछ कह पाता, नेल खुद को रोक नहीं सकी। उसने सैंटोस को गुस्से में घूरा। उसकी स्थिर सांसें फिर से तेज हो गईं। उसकी छाती हिंसक रूप से ऊपर नीचे होने लगी। ये स्पष्ट था कि वह क्रोधित थी। तुम परजीवी, क्या तुम मरना चाहते हो? नेल ने सैंटोस को कोसने के बाद आगे बढ़ने में संकोच नहीं किया। हालांकि क्रूज ने उसे रोक लिया। नेली, मत करो दादाजी, उस बूढ़े परजीवी ने मेरा अपमान किया। मैं उसे मारना चाहती हूँ, नेल गुस्से में चिल्लाए। जैसा कहा गया है वैसा ही करो, क्रूज ने कहा। नेल बोलना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने सामने सैंटोस को घूरा। सैंटोस, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पर सहमत होंगे? क्रूज ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम मान जाओगे, सैंटोस ने हंसते हुए उत्तर दिया। उसी समय उसकी ऊर्जा आसमान छू गई और यह पहले की तुलना में और भी मजबूत थी। ये मिड इन्फिनिटी रैंक के शिखर पर पहुंच गई और लेट इन्फिनिटी रैंक के करीब थी। क्रूज और नेल ने अपने से कुछ ही दूर उस मैले कुचले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। वह अपनी ताकत छिपा रहा था। टफन परिवार के सदस्य अब और भी उत्साहित थे। ग्रैंड मास्टर बहुत शक्तिशाली हैं। सैंटोस, तुमने मुझे हैरान कर दिया है। तुम नेल से शादी करना चाहते हो, सही? मैं स्वीकार करता हूँ। तुम जब चाहो उसका हाथ मांग सकते हो, क्रूज ने कहा। दादाजी, नेल अविश्वास में चिल्लाई।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी उसकी शादी एक बूढ़े परजीवी से करेंगे। तो क्या हुआ अगर वह बूढ़ा परजीवी पीक मिड इन्फिनिटी रैंक पर था? वह लूनर पैलेस की एक बुजुर्ग थी। लूनर पैलेस के सामने एक मिड इन्फिनिटी रैंक का कुछ भी नहीं था। क्रूज ने नेल की ओर देखा, उसे फिलहाल चुप रहने का इशारा किया। मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। हाँ, पहले मत जाओ, जाओ और खुद को तैयार करो। मैं नेल का हाथ मांगने डल्लारोसा परिवार के पास जाऊंगा। मुझे आशा है कि तुम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे। यदि नहीं, तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारी मूर्खता के लिए भुगतान करना होगा। सैंटोस हंसा। सैंटोस, तुम गलत हो। तुम्हें हाथ मांगने हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो किसके पास? लूनर पैलेस। लूनर पैलेस। क्रूज, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सैंटोस ने तुरंत काले चेहरे के साथ पूछा। मेरी हिम्मत नहीं होगी। हालांकि नेली लूनर पैलेस में एक बुजुर्ग है। यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें लूनर पैलेस के मुखिया से अनुमति लेनी होगी, क्रूज ने मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम लूनर पैलेस की बुजुर्ग हो? सैंटोस ने नेल को घूरते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं नेल डल्लारोसा लूनर पैलेस की नई 17वीं बुजुर्ग हूँ। यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुखिया से अनुमति मांगनी होगी। तो क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो? मुखिया मान सकते हैं, हालांकि तुम मारे भी जा सकते हो। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम में हिम्मत है या नहीं, नेल ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहीं तुम सबको मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? सैंटोस ने गहरी आवाज में कहा। उसी समय उसके शरीर से पीक मिड इन्फिनिटी रैंक का ऊर्जा फूट पड़ी। घटनास्थल पर मौजूद हर किसी को घुटन महसूस हुई, यहां तक कि क्रूज और नेल के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। अध्याय 1118। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, बूढ़े परजीवी। यदि तुम आज मुझे मार देते हो और लूनर पैलेस को उसके बुजुर्गों में से एक को खोने का कारण बनते हो, तो मुखिया निश्चित रूप से इसका पीछा करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारा परिवार मुखिया के गुस्से से बच सकता है। अपने आवेग के कारण टफन परिवार की पूरी रक्तरेखा को नष्ट न करें, नेल ने धमकी दी। तुम लूनर पैलेस से हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि डल्लारोसा परिवार के बाकी लोगों को मरना होगा। जब तक तुम नहीं मरती, लूनर पैलेस मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सैंटोस ने दांत पीसते हुए कहा। यदि तुम मुझे आसपास रखोगे तो मैं फिर भी बदला लूंगी, और जब मैं पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगी तो तुम सबको मार डालूंगी। मैं अभी युवा हूं और मेरे पास पर्याप्त समय है। यदि यह जारी रहा तो हमारे परिवारों का अंत भी अच्छा नहीं होगा। तुम हमें अभी क्यों नहीं जाने देते, और अब से हम अपने काम से काम रखेंगे। तुम क्या सोचते हो? नेल ने जल्दी से कहा। उसे चिंता थी कि सैंटोस अविवेकी होकर उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। यदि ऐसा हुआ तो क्या हुआ यदि उसने भविष्य में बदला लिया? उसका परिवार वापस जीवित नहीं होगा। अंततः दोनों पक्ष हार जाएंगे और दोनों परिवार गायब हो जाएंगे। सैंटोस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यदि वह डल्लारोसा परिवार को जाने देता है तो वह इस शिकायत को सहन नहीं कर पाता। हालांकि यदि उसने उन सभी को मार दिया और नेल को आसपास रखा तो वह भविष्य में बदला लेने का मौका ढूंढेगी। क्रूज, नेल और डल्लारोसा परिवार के अन्य सदस्य इस समय बहुत घबराए हुए थे। उन्हें चिंता थी कि सैंटोस अविवेकी होकर उन पर हमला कर देगा। उसने अभी जो ताकत प्रदर्शित की थी वह स्पष्ट रूप से उसकी युद्ध शक्ति से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए डल्लारोसा के दो शक्तिशाली योद्धा उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इस समय एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया और तनावपूर्ण माहौल में बाधा डाली। क्या तुम ग्रैंडमास्टर टफन हो? सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। सभी ने हवा में एक चांदी का मुखौटा पहने एक आदमी को देखा जो एक लंबी लाल तलवार लिए हुए था, जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था। नकाबपोश आदमी ने सैंटोस की ओर देखा और उसके उत्तर का इंतजार करने लगा। तुम कौन हो? सैंटोस ने अपना सिर उठाकर उस नकाबपोश आदमी को देखा जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था, और उसने शांति से पूछा। भले ही वह सतह पर शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में एक विशाल लहर टकरा रही थी। ये कौन है? वह कब प्रकट हुआ? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? व्यक्ति को यह जानना होगा कि सैंटोस एक पीक मिड इन्फिनिटी रैंकर था, तो वह ध्यान क्यों नहीं देगा यदि कोई अजनबी अचानक उसके पास आता है। इस समय केवल सैंटोस ही हैरान नहीं था, क्रूज और नेल भी बहुत हैरान थे। यदि यह नकाबपोश आदमी बिना पता चले उनके बगल में अचानक प्रकट हो सकता था तो इसकी दो संभावनाएं थीं। एक तो इसलिए कि वह उनसे बहुत अधिक मजबूत था, और दूसरा इसलिए कि वह कुछ अजीब छिपने की तकनीक जानता था। कारण चाहे जो भी हो, उसका पलड़ा पहले से ही भारी था, क्योंकि वह बिना पता चले उनके पास पहुंच सकता था। जहां तक दोनों परिवारों के लोगों का सवाल है, वे केवल इतना जानते थे कि एक और शक्तिशाली योद्धा यहां था, बस इतना ही। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुम ग्रैंडमास्टर टफन हो?
साहिल ने सैंटोस की ओर देखा और फिर से पूछा। उसकी आंखें सैंटोस पर ऐसे टिकी थीं जैसे वे उसे भेदना चाहती हों। सैंटोस को साहिल की नज़र के नीचे असहज महसूस हुआ और यहाँ तक कि थोड़ा असहाय भी। उसने अनजाने में उत्तर दिया, हाँ, मैं ग्रैंड मास्टर टफन हूँ। अध्याय 1119। चूंकि तुम ग्रैंड मास्टर टफन हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम वही हो जो टफन परिवार द्वारा किए जाने वाले हर काम को नियंत्रित करते हो? साहिल ने फिर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? मेरे परिवार ने तुम्हें कैसे ठेस पहुँचाए? कृपया मुझे बताओ। यदि यह हमारी गलती है तो मैं उनसे माफ़ी मांगने और इसका मुआवजा देने के लिए कहूँगा, सैंटोस ने मानवीय तरीके से कहा। यदि किसी और ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो सैंटोस इतना विनम्र नहीं होता। उसने किसी भी बात पर निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति पर हमला किया होता और उसे अपंग बना दिया होता। हालांकि वह अचानक प्रकट हुए इस नकाबपोश आदमी के पीछे नहीं देख सकता था। इसके अलावा वह इतनी खामोशी से प्रकट हुआ, इसलिए सैंटोस को इसे गंभीरता से लेना पड़ा। आखिरकार मिल्की वे बहुत विशाल थी। अनगिनत रहने योग्य ग्रह थे जिनमें उससे बेहतर लोग थे। उसने यह नहीं सोचा कि वह सिर्फ इसलिए अजेय है क्योंकि वह पीक मिड इन्फिनिटी रैंक पर था। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें और इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। हालांकि मैंने एडन को मार डाला। वह मुझसे तब टकराया जब वह पवन को एक स्वदेशी जीवित ग्रह पर स्लेव मार्क लगाने के लिए लाया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तुम्हें क्या लगता है कि इस स्थिति में किसकी गलती है? साहिल ने शांति से पूछा। क्या तुमने एडन को मार डाला? इससे पहले कि सैंटोस कुछ कहता उसे ऑसन की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैंने किया, साहिल ने उत्तर दिया। तो तुम कह रहे हो कि तुमने पवन को भी मार डाला? सही बात है, तुम कमीने। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से हमने फिर से उभरने की अपनी उम्मीद खो दी है? तुम्हें मर जाना चाहिए, ऑसन चिल्लाया जबकि उसकी छाती में आग जल रही थी। उन्हें एक स्वदेशी जीवित ग्रह मिला था। जब तक वे उस पर स्लेव मार्क लगाते टफन परिवार के पास फिर से उभरने की उम्मीद होती। हालांकि उनके सामने मौजूद व्यक्ति ने उन्हें यह मौका गंवा दिया। ऑसन क्रोधित क्यों नहीं होगा? यदि तुम्हारा मतलब एक ऐसे ग्रह पर स्लेव मार्क लगाना है जिसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है, तो हाँ, मैंने तुम्हें रोक दिया। साथ ही मैंने तुम्हारे परिवार के सदस्य को भी मार डाला। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या मुझे मरना चाहिए, तुम ये तय करने वाले कोई नहीं हो, साहिल ने शांति से कहा। प्रकट होने के बाद से उसने केवल एक ही लहजा दिखाया था और वह शांत था। वह इतना शांत था कि वह एक भावनाहीन रोबोट की तरह लग रहा था। सर, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई रंजिश है। क्या आप सचमुच हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? सैंटोस ने पूछा। इस समय वह भी अपने दिल के गुस्से को दबा रहा था। यदि वह साहिल की असलियत देख पाता तो उसने बहुत पहले कार्रवाई कर दी होती। टफन परिवार हाल ही में खराब हो रहा था और वहां कोई प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी नहीं थी। इसलिए सैंटोस के पास कोई विकल्प नहीं था। उसका परिवार ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां वह उनका एकमात्र सहारा था। चीजें अब पहले जैसी गौरवशाली नहीं रहीं। अब उन्हें अंततः आशा की एक किरण दिखाई दी, लेकिन वह उनके सामने मौजूद व्यक्ति द्वारा बर्बाद कर दी गई। क्या उस ग्रह की तुमसे कोई रंजिश है जिस पर तुमने लगभग अपना स्लेव मार्क लगा दिया था? क्या उस ग्रह पर अरबों मनुष्यों की तुम्हारे परिवार से कोई रंजिश है? क्या तुमने अपना स्लेव मार्क लगाने की कोशिश करने से पहले उनकी अनुमति मांगी है? साहिल ने एक साथ 3 सवाल पूछे। इस समय उसकी भावनाओं में थोड़ा बदलाव आया। वह पहले जितना शांत नहीं था। ये सिर्फ एक स्वदेशी जीवित ग्रह है। तो क्या हुआ अगर उस पर अरबों लोग हैं? वे सिर्फ चींटियां हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता है? कितना हास्यास्पद। क्या तुमने कभी किसी को चींटी पर पैर रखने से पहले उसकी अनुमति मांगते देखा है? यह उनका सम्मान है कि हमें फिर से उभरने में मदद करने के लिए उन पर हमारा स्लेव मार्क लगा दिया जाए। उन्हें अपने दिल की गहराई से गर्व महसूस करना चाहिए, सैंटोस ने बिना किसी पछतावे के कहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि साहिल पृथ्वी का मूल निवासी था। उसने जो कहा उसने तुरंत साहिल के गुस्से को भड़का दिया। मैं समझ गया, तुम अपने स्वार्थ के कारण एक ग्रह पर अरबों लोगों को गुलाम बनाना चाहते हो। तुम्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ, वे लोग वास्तव में तुम्हारे लिए सिर्फ चींटियां हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी मेरे लिए चींटियां हो? साहिल फुसफुसाया। जब सैंटोस ने ये सुना तो वह इतना पागल हो गया कि वह पलटवार करना चाहता था। हालांकि जब उसने देखा तो साहिल अब वहां नहीं था। इस समय साहिल ने एक कदम आगे बढ़ाया। सैंटोस के सामने फिर से प्रकट होने से पहले उसका शरीर गायब हो गया। उसने अपने हाथ में लंबी लाल तलवार लहराई। ये धीमी लग रही थी, लगभग जैसे कि एक औसत व्यक्ति भी इससे बच सके। हालांकि सैंटोस केवल ये देख सका कि एक लाल रोशनी उसके शरीर को काट गई।
वह न तो बच सका और न ही पलटवार कर सका। साहिल ने तलवार लहराने के बाद उसे रख दिया। फिर वह अपने पिछले स्थान पर लौट आया और अपनी तलवार लेकर वहीं खड़ा हो गया। कोई दर्द नहीं, कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। सैंटोस को उलझन महसूस हुई। अध्याय 1120। क्या हुआ? अभी अभी उसने सोचा कि वह इसका मुकाबला नहीं कर सकता और मरने वाला है। हालांकि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। क्या यह मुझे डराने के लिए था? सैंटोस ने राहत की सांस ली। दल्लारोसा के शक्तिशाली योद्धाओं सहित वहां मौजूद हर कोई सैंटोस को घूर रहा था। उन्होंने देखा कि साहिल ने अभी क्या किया। हालांकि सैंटोस तलवार से घायल नहीं हुआ था, इसके बजाय वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था। वह सिर्फ गरज रहा था, बरस नहीं रहा था। जब हर कोई उलझन में था तभी धूम, उन्होंने एक गगनभेदी शोर सुना। हर कोई स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़ा। क्या? हर कोई अपने मुंह खोले हुए सामने जो हुआ उसे घूर रहा था। वे स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने देखा कि जिस ग्रह पर सैंटोस रुका था वह दो भागों में विभाजित हो गया था और वह धीरे धीरे बीच से अलग हो रहा था। कट सफाई से किया गया था, जैसे कि इसे किसी नुकीली चीज से काटा गया हो। कुछ नुकीला। सबने फिर से साहिल की ओर देखा। सटीक रूप से कहें तो उन्होंने उसके हाथ में लंबी लाल तलवार को देखा। क्या वह कुछ नुकीला नहीं है? क्या ये नकाबपोश आदमी द्वारा अपनी तलवार को सामान्य रूप से लहराने से किया गया था? ये कैसे संभव है? सैंटोस को भी काटा गया था, लेकिन क्या वह अभी जीवित और स्वस्थ नहीं है? सैंटोस को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके शरीर पर आत्मा को झकझोर देने वाला दर्द हावी हो गया। साहिल के प्रहार ने आखिरकार असर दिखाया। सभी ने सैंटोस के माथे पर खून की एक छोटी सी रेखा उभरती देखी, जिसने उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। हालांकि इससे पहले कि खून को बाहर निकलने का समय मिलता, सैंटोस का शरीर साहिल की ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के प्रभाव में धीरे धीरे शून्य में गायब हो गया। पीछे कोई निशान नहीं बचा। साहिल का हमला और सैंटोस का गायब होना बहुत जल्दी हुआ। सैंटोस के पास गायब होने से पहले आवाज निकालने का भी समय नहीं था। मिल्की वे का एक दिग्गज और एक पीक मिड इन्फिनिटी रैंकर बस ऐसे ही गिर गया। पीछे कोई निशान नहीं बचा। धूम। ग्रह के दो भागों में विभाजित होने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। हालांकि घटनास्थल का माहौल असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। किसी ने चू तक करने की हिम्मत नहीं की, कुछ कहना तो दूर की बात है। वे साहिल को क्रोधित करने से डर रहे थे। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी तलवार के सिर्फ एक प्रहार से पीक मिड इन्फिनिटी रैंकर को मार सकता था। ये व्यक्ति रॉयल रीजन में कब प्रकट हुआ? मुझे नहीं लगता कि लेट इन्फिनिटी रैंकर भी सैंटोस को इतनी आसानी से मार सकता है। क्या ये संभव है कि यह नकाबपोश आदमी एक पीक इन्फिनिटी रैंकर है? कितना डरावना, कितना भयानक। एक पीक इन्फिनिटी रैंकर। हिज मैजेस्टी के अलावा इस रैंक के व्यक्ति को मिल्की वे में किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अब हमें ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। कितने भाग्यशाली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।